सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे से हम लोग उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, बिहार टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, मध्य प्रदेश स्टेट यूजीसी नेट, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर और अन्य परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। और साथ ही साथ इस सेशन में हम लोग ऐसे प्रश्नों का भी समावेश करते हैं जो प्रश्न इन परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं। वही हमारी इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास आपको लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे देखने को मिलती है, जहां पे इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच चलाए जा रहे हैं। और सभी बैचेस में आपको एक स्ट्रेटजी के तहत, अर्थात आपको एक रणनीति के तहत इकोनॉमिक्स के वो सभी कंटेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, या जिस तरीके से इस स्ट्रेटजी को आप अपना के कम समय में बेहतर ढंग से तैयारी कर सकते हैं और अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। दोस्तों, लाइव स्टडी इलाहाबाद की मोबाइल एप्लीकेशन पे आपको सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं। यहाँ सिंपल सटीक साधारण भाषा में कंप्लीट आपको थियरी पढ़ाई जा रही है। इसकी लाइव क्लास होती है। इन केस लाइव क्लास में आप नहीं जुड़ पाते हैं तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाता है। आप अपने समय के अनुसार कभी भी क्लास को देख सकते हैं। साथ ही साथ कंप्लीट इकोनॉमिक्स के यहाँ पे आपको नोट्स भी दिए जा रहे हैं, ताकि आप एक तरफ कॉन्सेप्ट को पढ़ते रहिए और दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहिए। आपको टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, टेस्ट दीजिए, देखिए कि किस चैप्टर के प्रश्न गलत हो रहे हैं, किस सेक्शन के प्रश्न गलत हो रहे हैं, फिर उसको आप तैयार करिए, उस कॉन्सेप्ट को पढ़िए जहां से प्रश्न गलत हुए, फिर अगला टेस्ट दीजिए। अगले टेस्ट में फिर वही गलती आपको नहीं दोहरानी है, जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो सकती है। इसके अतिरिक्त आपको यहाँ पे टेस्ट प्रीवियस के पेपर भी दिए जा रहे हैं। डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस से देखने को मिलते हैं और करेंट की भी क्लासेस आपको करवाई जाती है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि कोर्स की वैलिडिटी लाइफ टाइम है। इट मीन्स अगर जो आप एक बार एडमिशन लेते हैं तो वर्तमान परीक्षा में तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ ही साथ इन फ्यूचर में जब भी कोई नई वैकेंसी आएगी और उसके लिए जब भी कोई नया बैच प्रारंभ होगा, आपको ऑटोमेटिक बैच में ऐड कर दिया जाएगा। आपको अलग से फीस पेमेंट करने की जरूरत नहीं होने वाली है। लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपये है। तो सिंपली एडमिशन लेने के लिए आपको अपनी फीस इस नंबर पर सबमिट करनी होगी। गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से अपनी फीस आप इस नंबर पर सबमिट करके उसका स्क्रीनशॉट इसी व्हाट्सएप नंबर पे आपको सेंड कर देना होगा। या किसी भी प्रकार की इंक्वायरी के लिए इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। सभी बैचेज आपके उपलब्ध हैं। उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी का अलग बैच है, बिहार टीजीटी पीजीटी का अलग बैच है, यूजीसी नेट का अलग बैच है, झारखंड टीजीटी पीजीटी के लिए अलग बैच है, मध्य प्रदेश में सेट और टेट के लिए अलग बैच है, उत्तराखंड में लेक्चरर और एलटी के लिए अलग बैच है, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर और अन्य परीक्षाओं के लिए अलग अलग बैच आपको देखने को मिल जाएंगे। सो गुड इवनिंग एवरीबॉडी। और अभी जो नया बैच प्रारंभ हुआ है दोस्तों, उसमें आपको उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी के लिए नया बैच देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको बिहार में बीपीएससी 4.0 के लिए नया बैच देखने को मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त आपको उत्तराखंड में लेक्चरर और एलटी के लिए नया बैच देखने को मिल जाएगा। मतलब सभी बैचेज आपको मिल जाएंगे, सारे बैच अभी नहीं है। चलिए, तो गुड इवनिंग एवरीबॉडी। अब हम लोग मूव करेंगे अपने सेशन की तरफ। और आज के सेशन का पहला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा कि तटस्थता वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोत्तर क्यों होता है। तटस्थता वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोत्तर होता है। ठीक है, जब आप कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं तो यही तो पढ़ते हैं ना कि तटस्थता वक्र क्या होता है, मूल बिंदु की ओर उन्नतोत्तर होता है। क्यों मूल बिंदु की ओर उन्नतोत्तर होता है? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो तटस्थता वक्र के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ते हैं? हम लोग यही तो पढ़ते हैं ना कि तटस्थता वक्र के अंतर्गत दो या दो से अधिक वस्तुओं के उन संयोगों को लिया जाता है जिससे उपभोक्ता समान संतुष्टि प्राप्त करता है। और अगर जो उसके पास किसी एक वस्तु की मात्रा बढ़ती है तो ऐसी स्थिति में वो कम उपयोगी हो जाती है, जिसमें हम लोग सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम में पढ़ते हैं ना कि जैसे जैसे किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों को आप बढ़ाते चले जाते हैं, वैसे वैसे उससे मिलने वाली उपयोगिता कम होने लगती है। और जब उससे मिलने वाली उपयोगिता कम होती है तो आप उसके मांग को कम कर लेते हैं। और जब मांग को कम कर लेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप मांग को कम कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वो वस्तु आपके लिए कम महत्वपूर्ण हो चुकी है। तो तटस्थता वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोत्तर होता है। इसका कारण यह होता है कि वह वस्तु जिसका परिणाम उपभोक्ता के पास बढ़ रहा है अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण होता चला जाता है। जैसे सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम में हम लोग पढ़ते हैं ना, और जब हम लोग तटस्थता वक्र की प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं तो वहां पे भी देखते हैं कि मांग में कमी आने के कारण मांग वक्र दाएं की तरफ नीचे गिरता हुआ होता है। मांग में कमी आने का मतलब क्या होता है कि जब आपकी
मांग में कमी आने का मतलब या सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का मतलब क्या होता है कि जब किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों को बढ़ाते चले जाते हैं, जैसे आपके पास एक कार है, दूसरी कार आएगी तो पहली कार की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण होगी। जब आपके घर में पहली कार आएगी ना तो बहुत महत्वपूर्ण होगी, लेकिन दूसरी कार कम महत्वपूर्ण होगी, तीसरी और कम महत्वपूर्ण होगी। ऐसा नहीं होगा कि आप 50 या 100 कार रखें या 200 कार रखें अपने घर पे, ऐसा तो बिल्कुल आपके साथ नहीं होने वाला। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जब कार की संख्या बढ़ेगी तो कार आपके लिए कम महत्वपूर्ण होगा, और कार अगर जो कम महत्वपूर्ण होगा तो उसकी मांग को कम कर देंगे, और जब मांग की कम कर देंगे तो मांग वक्र नीचे की तरफ गिरता हुआ चला जाएगा। इसका मतलब कि तटस्थता वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है, क्योंकि वह वस्तु जिसका परिणाम उपभोक्ता के पास बढ़ रहा है अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला, सीमांत उपयोगिता के विचार को विकसित किया गया। किस अर्थशास्त्री के द्वारा सीमांत उपयोगिता के विचार को विकसित किया गया? चलिए, क्या गुड इवनिंग एवरीबॉडी। हाँ ठीक है, अगला प्रश्न है कि सीमांत उपयोगिता के विचार को विकसित किया। अब देखिए एग्जामिनेशन हॉल में ना थोड़ा सा आप क्या करिएगा कि थोड़ा सा कंसंट्रेट रहिएगा, थोड़ा सा कंसंट्रेट रहिएगा, क्योंकि अगर जो सभी लोग एक बार लाइक तो कर दीजिए सेशन को, जितने लोग लाइव क्लास देख रहे हैं या ऑफलाइन देख रहे हैं या ऑनलाइन देख रहे हैं, सभी लोग लाइक कर दीजिए। इतने सारे लोग क्लास देखते रहते हैं, लाइक की संख्या बहुत कम होती है। देखिए, सीमांत उपयोगिता के विचार को विकसित किसने किया? तो सीमांत उपयोगिता के विचार को सर्वप्रथम किसने दिया था? ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि सीमांत उपयोगिता के विचार को सर्वप्रथम किसने दिया था? तो ये दिया था दोस्तों गोसेन साहब ने। किसने दिया था? गोसेन ने। और सीमांत उपयोगिता नियम के अंतर्गत इन्होंने सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम और सम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के बारे में बताया था। और अभी कुछ देर पहले हमने आपको बताया था कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम हमें ये बताता है कि जैसे जैसे किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों को बढ़ाते चले जाते हैं उससे मिलने वाली उपयोगिता कम होने लगती है। और इसी बात को बाद में चल करके किसके द्वारा विकसित किया गया था? मार्शल के द्वारा विकसित किया गया था। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। इसीलिए सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को गोसेन का प्रथम नियम कहा जाता है, और सीमांत उपयोगिता सम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को गोसेन का द्वितीय नियम कहा जाता है। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक सेकेंड थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा। हाँ ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न बताइए कि मान लें कि एक वस्तु का उत्पादन ऐसा उद्योग करता है जिसमें ह्रासमान लागत नियम लागू हो रहा है। देखिए ध्यान से पढ़िएगा, अब आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। नहीं कॉन्सेप्ट पता है तो ये प्रश्न नहीं हो पाएगा। सीधी सीधी बात कि ह्रासमान लागत नियम लागू हो रहा हो और अन्य बातों के समान रहने पर वस्तु की बिक्री कर पर प्रभाव पड़ेगा। अन्य सभी बातें समान है, लेकिन अगर जो वस्तु पे बिक्री कर लगा दिया जाए तो इसका उत्तर क्या होगा? चलिए अगला, क्या उत्तर आ रहा है? क्या उत्तर आ रहा है? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, क्या बोल रहे हैं? अच्छा एक सेकेंड, ये प्रश्न थोड़ा सा ध्यान से रखिए कि सीमांत उपयोगिता की बात हो रही है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की बात नहीं रही है। तो सर्वप्रथम इसे जेवेंस ने दिया था, ठीक है, याद रखिएगा, ये याद रखिएगा, थोड़ा मैं मिस कर गया यहाँ पे। सर्वप्रथम जेवेंस ने दिया था, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की बात नहीं कर रहे। चलिए आगे बढ़िए। हाँ, अगला प्रश्न कि मान लें कि एक वस्तु का उत्पादन ऐसा उद्योग कर रहा है जिसमें ह्रासमान लागत नियम लागू हो रहा है। अन्य बातों के समान रहने पर वस्तु पर बिक्री कर, अगर जो वस्तु पे बिक्री कर लगा दिया जाए तो इसका प्रभाव क्या देखने को मिलेगा? तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं भाई? हाँ ठीक है, मैंने वहाँ पे थोड़ा सा पढ़ने में चूक कर दी, इसलिए मैंने वो बता दिया था उनको, गोसेन साहब को। तो याद रखिएगा कि सीमांत उपयोगिता का नियम सर्वप्रथम जेवेंस ने दिया है ना। आगे अगला, चलिए ठीक है। देखिए यूजीसी नेट की क्लास एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। जो लोग भी यूजीसी नेट की क्लास परचेज करना चाहते हैं या तो आप नीचे दिए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाइए, एक बैच आपको मिलेगा। बहुत इकोनॉमिक्स के बहुत सारे अलग अलग बैच हैं। तो अगर जो कोई भी बैच, जैसे आप इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट क्लासेस का अगर जो बैच खरीदते हैं
तो उसके बाद मुझे कॉल जरूर कर लीजिएगा। जो लोग भी डायरेक्ट एप्लीकेशन से कोर्स परचेज करेंगे एक बार कॉल मुझे जरूर कर लीजिएगा। चलिए क्या उत्तर आ रहा है भाई, क्योंकि फिर मुझे बैच में ऐड करना होता है। अगला क्या हो रहा है, कोई दिक्कत आ रही है क्या? कोई आवाज आ रही है क्या? अब ठीक है ना? अब ठीक है? ठीक है, अब ठीक है ना? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक सेकंड, ठीक है। तो हाँ, ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए। अब क्लियर है? ठीक। तो देखिए, मान लें कि उत्पादन एक ऐसा उद्योग कर रहा है जिसमें हरासमान लागत नियम लागू हो रहा है, अर्थात हाँ ठीक तो है यार, ये बार बार कौन साउंड प्रॉब्लम लिख रहा है यार? नहीं तो कोई साउंड प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। अब ठीक है, चलिए। तो हरासमान लागत नियम का मतलब ये होता है कि, अब देखिए ध्यान से समझिएगा, कि मान ले कि एक वस्तु का उत्पादन एक ऐसा उद्योग कर रहा है जिसमें हरासमान लागत नियम लागू होता है। अन्य बातों के समान रहते हुए वस्तु पर बिक्री कर अगर जो बढ़ा दिया जाए, तो भैया ये फर्म तो ऑलरेडी नुकसान में चल रहा है ना। फर्म क्या कर रहा है कि हरासमान लागत नियम के अंतर्गत ऑलरेडी उत्पादन कर रहा है, अर्थात उसकी लागत जो है वो ऑलरेडी एक्स्ट्रा है। तो ऐसी स्थिति में अगर जो उसकी वस्तु के ऊपर कर लगाया जाएगा ना, तो वो खुद कर का वहन नहीं कर पाएगा। वो क्या करेगा कि जब अपने प्रोडक्ट को मार्केट में बेचेगा, तो मार्केट में जब ये बेचने जाएगा ना, तो जो इसके ऊपर कर लगाया जा रहा है, जो सरकार के द्वारा टैक्स लगाया जा रहा है, ये कर ये किससे वसूल करेगा? क्रेता से। जैसे मान लीजिए कि ये 10 रुपए की कोई वस्तु बेचने वाला है, लेकिन सरकार ने इस पर 2 रुपए का टैक्स और लगा दिया। तो अब ऐसी स्थिति में इसे 10 रुपए का मार्केट में बेचना था, लेकिन चूंकि सरकार ने बिक्री कर 2 रुपया और बढ़ा दिया, तो अब ये मार्केट में 12 रुपए की वस्तु बेचेगा। अर्थात ये 2 रुपए का जो टैक्स लग रहा है वो किसके ऊपर लग रहा है? क्रेता के ऊपर। लेकिन लगाया कौन किसके ऊपर गया था? विक्रेता के ऊपर। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं कि उपभोक्ता की कीमत में वृद्धि से अधिक होगी, तो उपभोक्ता की कीमत में वृद्धि से उस कर की मात्रा से क्या होने वाली है? अधिक होने वाली है। ऑप्शन नंबर ए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, कि उपभोक्ता संतुलन में होता है जब, एक उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में कब होता है? एक उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में कब होता है? जैसे आप एक उपभोक्ता है, तो आप कब संतुलन की स्थिति में होंगे? तो जैसे मान लीजिए कि आपके महीने की सैलरी 50,000 रुपए है, लेकिन अर्थव्यवस्था में असीमित वस्तुएं, इतनी वस्तुएं हैं कि सभी वस्तुओं को आप खरीद नहीं पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में अगर जो आपकी इनकम 50,000 रुपए है, तो उसी 50,000 रुपए से आप क्या करेंगे कि रोटी की व्यवस्था करेंगे, अर्थात खाने की व्यवस्था करेंगे, मकान की व्यवस्था करेंगे और कपड़े की व्यवस्था करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप रोटी, कपड़ा और मकान की व्यवस्था करेंगे और उसके बाद कोई वस्तु आप परचेज करेंगे। आप ऐसा नहीं करेंगे कि 10 करोड़ की गाड़ी जा करके खरीद लेंगे। तो एक उपभोक्ता संतुलन में तब होता है जब उसकी दी हुई आय और कीमत पर उसे अधिकतम उपयोगिता प्राप्त होता है। और ये उपभोक्ता के संदर्भ में, अगर जो कोई पागल नहीं है, कोई दिवालिया नहीं है, तो सभी के संदर्भ में लागू हो जाता है। हम सभी लोगों के पास जो भी पैसा है, किसी के पास कम है, किसी के पास ज्यादा है, आप अपने पैसे को किस तरीके से खर्च करते हैं? इसी तरीके से खर्च करते हैं कि बाजार में उन वस्तुओं को खरीदा जाए जिससे हमें अधिकतम उपयोगिता मिले। जैसे नहाना है तो साबुन खरीदा जाए, ब्रश करना है तो ब्रश खरीदा जाए, पेस्ट खरीदा जाए। तो ये आपको उपयोगिता देता है ना। आप एक बाइक खरीद लेते हैं या आप एक स्कूटी खरीद लेते हैं, ये आपको उपयोगिता देता है ना। तो ये उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में तभी होगा जब उसकी एक निश्चित आय पर, उस वस्तु की कीमत पर उसे क्या होगा? अधिकतम उपयोगिता प्राप्त होगा। और ऐसा सभी लोग करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास केवल और केवल 50 रुपया है, तो आपको अधिकतम उपयोगिता कब मिलेगा? आपके पास केवल 50 रुपया है, तो आपको अधिकतम उपयोगिता कब मिलेगा?
और शाम का आपने भोजन नहीं किया, तो आप कहेंगे कि सर जी जाएंगे बढ़िया कोई हरी सब्जी खरीदेंगे शाम को 50 रुपये से। ऐसा तो नहीं कि 50 रुपये का जाके कोई ऐसी चीज़ ले लें, जैसे कुछ लोग सिगरेट पी लेते हैं, ऐसा तो होगा नहीं। 50 रुपये आपके पास है तो आप सब्जी लेंगे, घर जाएंगे, रोटी सब्जी बढ़िया से बनाएंगे, खाएंगे और कहेंगे मज़ा आ गया, संतुष्टि मिल गई, अर्थात आपकी उपयोगिता अधिकतम हो जाती है। चलिए अगला, कि जब कुल उपयोगिता में वृद्धि होती है तो सीमांत उपयोगिता पे क्या असर पड़ता है। अब ऐसे प्रश्नों में भी बार बार, अब जो लोग कॉन्सेप्ट की क्लास पढ़ रहे हैं उनसे ये गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक बार नहीं अनेकों बार ये सारी बातें हमने आपको यहाँ पे ग्राफ के माध्यम से बता रखी है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अधिकतम होता है, लेकिन यहाँ के बाद ये क्या होता है, गिरना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, यहाँ के बाद ये क्या होता है, गिरना प्रारंभ हो जाता है। तो जब कुल उपयोगिता में वृद्धि होती है तो सीमांत उपयोगिता धनात्मक देखने को मिलती है, लेकिन एक बिंदु के बाद वो क्या होने लगता है, नीचे गिरने लगता है। तो ऑप्शन नंबर डी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा कि जब कुल उपयोगिता में वृद्धि होती है तो सीमांत उपयोगिता धनात्मक तथा घटती हुई होती है। अगला प्रश्न, गोसेन का प्रथम नियम हमें बताता है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है लेकिन अच्छा प्रश्न है। गोसेन का प्रथम नियम बार बार पूछा जाता है, गोसेन का प्रथम नियम क्या कहलाता है, गोसेन का द्वितीय नियम क्या कहलाता है, बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है। हाँ, क्या उत्तर आ रहा है सर? ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं कि गोसेन का प्रथम नियम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के नाम से जाना जाता है। चूंकि गोसेन साहब ने सबसे पहले सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की बात की थी, तो इसीलिए इसे गोसेन का प्रथम नियम के नाम से जाना जाता है। लेकिन इस ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम को विस्तृत और वैज्ञानिक रूप किसने दिया था, वो मार्शल ने दिया था। किसने दिया था, मार्शल ने दिया था। तो चूंकि गोसेन साहब ने सर्वप्रथम ह्रासमान सीमांत उपयोगिता की बात की थी, इसीलिए इसे गोसेन का प्रथम नियम कहा। और गोसेन का प्रथम नियम हमें ये बताता है कि जब किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों को बढ़ाते चले जाते हैं तो उससे मिलने वाली उपयोगिता कम होने लगती है। जैसे कि मान लीजिए कि आपको प्यास लगी है, ठीक है, पानी की जरूरत है, आपको प्यास लगी है, पानी की जरूरत है, तो जब पहली ग्लास का पानी आपके सामने आता है ना, तो वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपको लगता है कि चलो भैया जान में जान आ गया, अभी तक प्यास लगी थी अब ठीक है। लेकिन वहीं जब दूसरी ग्लास का पानी आता है ना, तो जितना महत्वपूर्ण, जितना संतुष्टि पहली ग्लास का पानी आपको दिया था उतना संतुष्टि वो नहीं देता है। ठीक है, थोड़ा कम देता है। फिर तीसरा नंबर का ग्लास आता है, चौथा नंबर का ग्लास आता है, और ऐसी स्थिति में एक समय ऐसा आता है जब कहते हैं कि भैया अब हम नहीं पानी पिएंगे, अब हमारा काम हो गया। इसका मतलब कि क्या हो गया कि पानी आप पीते गए और आपकी उपयोगिता घटती गई, और जैसे जैसे आपकी उपयोगिता घटती गई आप क्या कर दिए, अपने मांग को कम कर दिए। तो यही सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम बताता है कि जैसे जैसे किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों को बढ़ाते चले जाते हैं उससे मिलने वाली उपयोगिता कम होने लगती है। और जो कुछ धुरंधर जुड़े हैं, थोड़ा मुझे इसका अपवाद बताइएगा, अपवाद बताइएगा कि किन किन वस्तुओं के परिप्रेक्ष्य में सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम नहीं लागू होता है। ठीक है, कुछ जो लोग भी थोड़े से पुराने स्टूडेंट हैं हमारे, वो कमेंट करके आप मुझे जरूर बताइएगा कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम किन किन वस्तुओं पर लागू नहीं होता है। क्या उत्तर आ रहा है? तो अगला, वह अर्थशास्त्री का नाम बताइए जिसने कीमत निर्धारण में समय का सबसे पहले महत्व रखा। तो देखिए, जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थे उन्होंने कहा कि देखिए, जब किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण होगा ना, तो उसमें समय महत्वपूर्ण नहीं होगा। लेकिन एक अर्थशास्त्री आते हैं, इनका नाम है अल्फ्रेड मार्शल साहब। इन्होंने कहा कि देखिए भैया, किसी भी वस्तु के कीमत निर्धारण में समय का बहुत बड़ा रोल होता है। समय का क्या होता है, बहुत बड़ा रोल होता है। कैसे समय का रोल होता है? तो देखिए, जब आप किसी बड़े शॉपिंग मॉल में जाएंगे ना, तो आप अक्सर देखेंगे कि ठंडी के समय में गर्मी के कपड़े वहाँ सस्ते मिलते हैं, और गर्मी के समय में ठंडी के कपड़े वहाँ पे सस्ते मिलते हैं। जैसे आप अमेजन पे या फ्लिपकार्ट पे आप देखते हैं ना, सेल लगता है, तो ये सेल इसलिए नहीं लगा देते हैं कि जनता को लाभ पहुंचाना होता है, ये सेल इसलिए लगाते हैं कि अगर जो 2023 में किसी कंपनी ने 2023 में किसी कंपनी ने कोई कपड़ा बनाया या कोई वॉच बनाया, कोई घड़ी बनाया, और वो 2024 तक नहीं बिकी, तो भैया उनकी पूंजी फंसी हुई है।
तो ऐसी स्थिति में सेल लगा करके उसको बेच दो, कम से कम उसकी पूंजी तो निकल आएगी, ताकि अगले वर्ष के लिए वो उत्पादन प्रारंभ कर देगा। तो यही बात कौन कहता है? अल्फ्रेड मार्शल साहब कहते हैं कि देखिए, जब वस्तुओं की कीमतों का निर्धारण होता है ना, तो उसमें समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो सर्वप्रथम किसने कहा था? अल्फ्रेड मार्शल साहब ने कहा था। अगला, बजट रेखा का ढाल निर्भर करता है। बजट रेखा का ढाल किस पे निर्भर करता है? अगला, बजट रेखा का ढाल निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है भाई? बजट रेखा अगर जो आप पढ़े होंगे तो पीएक्स अपान पीवाई जानते होंगे। पीएक्स अपान पीवाई जानते हैं कि नहीं जानते हैं? MRS/XY। अब देखिए दोस्तों, ऐसे प्रश्नों को ना नई कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो ये एक दो लाइन में डिस्क्राइब कोई भी नहीं कर पाएगा, कोई भी नहीं कर पाएगा, एक दो लाइन में नहीं, क्योंकि इसके पीछे लंबी चौड़ी थियरी लगी हुई है। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है सर? बी बोल रहे हैं कि वस्तुओं की कीमत पे। ठीक है, क्या होता है? वस्तुओं की कीमत पे। तो आप देखिए, थोड़ा आसान भाषा में इसे याद रखने के लिए, जब आप जाते हैं ना शॉपिंग मॉल में, तो क्या कहते हैं? कहते हैं कि अरे यार बड़ा महंगा है, हमारे बजट का नहीं है। अगर जो आपने 2000 रुपये जेब में रखा है और कोई कपड़ा ऐसा दिख गया जिसकी कीमत 3000 रुपये है या 4000 रुपये है, तो आप कहते हैं कि यार ये हमारे बजट में नहीं है। तो जो बजट रेखा होती है ना, जो आपका बजट होता है ना, वो किस पे निर्भर करता है? वस्तुओं की कीमतों पे। वस्तुओं की कीमतों पे आपका क्या होता है? बजट निर्भर करता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो उपभोक्ता की आय तथा दो वस्तुओं की कीमतों के दिए जाने पर बजट रेखा का प्रत्येक बिंदु दो वस्तुओं के ऐसे संयोग को प्रकट करता है जो उपभोक्ता परचेज कर सकता है, क्रय कर सकता है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला, कि यदि परिवार की आय एवं दो वस्तुओं की कीमतें दी हुई हों, तो उन दो वस्तुओं के विभिन्न सम्मिश्रण जिन्हें प्राप्त किया जा सकता है को प्रदर्शित करने वाला रेखा क्या कहलाता है? खूबसूरत सा प्रश्न है। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं, फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। क्या उत्तर आ रहे हैं भाई? और एप्लीकेशन पे अब आप लोगों की क्लास 5 बजे से हो गई है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। क्या उत्तर आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं, सभी लोग बी बोल रहे हैं, बजट रेखा। बजट रेखा, ठीक है। तो वही तो मैं बात आपसे कर रहा था। तो देखिए, यदि परिवार की आय एवं दो वस्तुओं की कीमत, तो आय और कीमत की बात हो रही है। अब अगर जो इतना समझ गए तो आप बड़े आराम से इस प्रश्न का उत्तर कर पाएंगे। यदि परिवार की आय एवं दो वस्तुओं की कीमतें दी हुई हो, तो उन दो वस्तुओं के विभिन्न सम्मिश्रण जिन्हें प्राप्त किया जा सकता है उसको प्रदर्शित करने वाली रेखा को बजट रेखा कहते हैं। तो अब देखिए दोस्तों, अभी ना हमने कुछ देर पहले बताया कि जो आपकी जो वस्तुओं की कीमत होगी ना, वही ये डिसाइड करेगा कि आय क्या है, या जो आपकी आय है ना, उसी के आधार पे एक निश्चित कीमत की वस्तुओं को आप मार्केट से परचेज कर सकते हैं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, कि जब उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में होता है तब अनादिमान वक्र का ढाल कैसा होता है? चलिए बताइए। जब उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में होता है तब अनादिमान वक्र का ढाल कैसा होता है? सभी लोग लाइक और शेयर कर दीजिए, इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं। सुनीता गुप्ता जी, घनश्याम अनुरागी जी, मनोरमा जी, शिवानी श्रीवास्तव जी, सतीश कुमार गुप्ता जी, अरविंद कुमार जी, रीना मिश्रा जी, सुमन शर्मा जी, राजन सिंह जी, सोनी शर्मा जी, ललिता साक्य जी, छोटे लाल जी, ललिता चौहान जी, अक्षय गौरी जी, आरके जी बिल्कुल ठीक है, अरुधत्ती देवी जी, राकेश जी बिल्कुल ठीक है। आप सभी लोग थोड़ा लाइक और शेयर भी कर दिया करिए, क्योंकि क्लास आपकी है और आप लाइक शेयर नहीं करेंगे तो फिर करेगा कौन भाई? क्या उत्तर आ रहा है सर? तो हम लोग फिर वही बात हो गई कि बजट रेखा का ज्ञान अगर जो आपको है तो आप इसको कर पाएंगे, नहीं ज्ञान है तो सीधी सीधी बात है नहीं कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी आसान भाषा में देख लीजिए। तो देखिए, बजट रेखा जब आप पढ़ते हैं तो कुछ इस प्रकार का ही तो ग्राफ आप पढ़ते हैं ना। तो जब उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में होता है तब ये कहा जाता है कि उपभोक्ता अपनी आय का पूरा भाग क्या कर चुका है? खर्च कर चुका है। अर्थात ये बजट लाइन के
बराबर है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो जब उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में होता है तब अनाधिमान वक्र का ढाल बजट लाइन के बराबर होता है। यहाँ पे क्या होता है कि MUX अपान MY, ठीक है, MUX अपान MY इज इक्वल टू PX अपान PY वाली कंडीशन होती है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, गणनावाचक दृष्टिकोण से कौन सी बातें आपको पता चलती है, चलिए भाई बताइए। गणनावाचक दृष्टिकोण किसने दिया था, किसने दिया था, गणनावाचक दृष्टिकोण की बात किसने की थी? चलिए, किसने कहा था कि उपयोगिता को एक क्रम में रखिए, कमेंट करके बताइए। किसने कहा कि उपयोगिता को एक क्रम में रखिए, क्रम में रखें, ठीक है। जैसे मान लीजिए अब उपयोगिता को एक क्रम में कैसे रखेंगे, तो गणनावाचक दृष्टिकोण किसने दिया था, तो ये हिक्स और एलन ने दिया था, हिक्स और एलन ने। और क्या कहे थे ये लोग, गणनावाचक दृष्टिकोण किसने दिया था, हिक्स और एलन ने दिया था। इन लोगों ने क्या कहा, इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने ये कहा था कि उपयोगिता को एक क्रम में रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको भूख लगी है और आपको पढ़ने के लिए किताब भी चाहिए, ठीक है, आपको भूख लगी है और आपको पढ़ने के लिए किताब भी चाहिए, तो आपकी दो उपयोगिता है। तो इस दो उपयोगिता में से सबसे पहले आप क्या रखिए, भूख रखिए, अर्थात आप ग्रोसरी स्टोर पे जाइए और खाने की वस्तुओं को आप परचेज करिए। अर्थात सबसे पहले आप क्या करिए कि भोजन पर व्यय करिए और उसके बाद पढ़ने के लिए आपको किताब चाहिए या पेन चाहिए तो आप उसके ऊपर खर्च करिए, ठीक है। तो अब आप उपयोगिता को एक क्रम में रख सकते हैं, ठीक है। मार्शल के पहले जितने भी अर्थशास्त्री आए उन्होंने क्या कहा कि उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता है, लेकिन जब मार्शल आते हैं तो कहते हैं कि माप सकते हैं। लेकिन जब ये क्रमवाचक दृष्टिकोण की अगर जो हम लोग बात करें, हिक्स और एलन की बात करें, तो इन्होंने कहा कि देखिए भैया, एक व्यक्तियों के लिए बहुत सारी उपयोगिता हो सकती है और उन उपयोगिताओं को हमें एक क्रम में रखना चाहिए। और हम और आप भी दोस्तों, ये देखिए, ये थियरी इतना भी बुरा नहीं है, हम और आप इसी के आधार पर चलते हैं। पैसा सबसे पहले वहीं पे खर्च करते हैं जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है, उसके बाद वहाँ पे खर्च करते हैं जो कम उपयोगी होता है। तो यही बात हिक्स और एलन साहब के द्वारा कहा गया था। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सर, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि उपयोगिता एक व्यक्तिगत संकल्पना है और सभी व्यक्तियों की उपयोगिता क्या होती है, अलग अलग होती है। कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। अगला, कीमत रेखा व्यक्त करता है उपभोक्ता के। अब ये मैंने पता है, ये मैं कम्युनिटी बॉक्स में डाला था, यूट्यूब पे मैंने कम्युनिटी बॉक्स में इस क्वेश्चन को डाला था और इतने सारे लोगों ने इस प्रश्न को गलत किया ना, इतने सारे लोगों ने इस प्रश्न को गलत किया, मैं क्या बताऊं। थोड़ा सा कम्युनिटी बॉक्स में जो क्वेश्चंस को मैं डालता हूं ना, आप थोड़ा उसे ठीक तरीके से सॉल्व किया करिए। क्या उत्तर आ रहा है सर? ऑप्शन नंबर और कोई सर? डी बोल रहे हैं, सभी लोग डी बोल रहे हैं, ठीक है। तो कीमत रेखा व्यक्त करती है उपभोक्ताओं की सीमाओं को, ठीक है, कि एक वस्तु की अगर जो कीमत है तो उपभोक्ता की क्या सीमा है, उस कीमत पर क्या उपभोक्ता परचेज कर पा रहा है उस वस्तु को कि नहीं कर पा रहे। जैसे आप मॉल में जाते हैं तो कहते हैं ना कि यार ये हमारे बजट की बाहर की बात है, इट मीन्स कि क्या है, ये आपके सीमा की बाहर की बात है। ये आप क्या कर रहे हैं कि जो कीमत जिस कीमत पे मार्केट में वस्तुएं बेची जा रही हैं उससे बाहर की ये बात है। इट मीन्स की कीमत रेखा जो है वो क्या व्यक्त करता है, वो सीमाओं को व्यक्त करता है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। क्या इसे यहाँ पे बजट भी लिखा जा सकता है? कमेंट करके सभी लोग बताइएगा कि सीमा की जगह पे क्या बजट शब्द का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सभी लोग कमेंट करके निश्चित तौर पे बताइएगा। अगला प्रश्न, कि कीमत प्रभाव बराबर होता है। कीमत प्रभाव किसके बराबर होता है भाई? कीमत प्रभाव, अब इसके लिए मैं कहता हूं कि कापी पेन पास में रखिए और थोड़ा सा क्या करते रहिए, लिखते रहिए।
लिखते रहिए, लिखते रहिए। चलिए बताइए कि कीमत प्रभाव किसके बराबर होता है। कई बार मैंने बताया, एक बार नहीं कई बार बताया। कीमत प्रभाव, तो याद रखिएगा, कीमत प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव और आय प्रभाव के बराबर होता है। अब आय प्रभाव क्या होता है, प्रतिस्थापन प्रभाव क्या होता है, मैंने एक बार नहीं अनेकों बार बताया, यहाँ पे भी बताया है, एप्लीकेशन पे भी बताया। आय प्रभाव के अंतर्गत क्या होता है, जब आपकी आय में वृद्धि या कमी होती है तो उससे क्या होता है कि जब वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होती है या कमी होती है तो उससे क्या होता है कि आपके मांगी गई मात्रा में भी कमी या वृद्धि होती है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न कि निम्न कोटि की वस्तु की स्थिति में जब आय बढ़ती है तो क्या होता है। निम्न कोटि की वस्तु अर्थात ये गिफिन वस्तु की बात कर रहा है, ये गिफिन वस्तु की बात कर रहा है। और गिफिन वस्तुएं ऐसी निम्न श्रेणी की वस्तुएं होती हैं जहां पे बाजार का नियम लागू नहीं होता है। जैसे कि बाजार का नियम हमें ये बताता है कि जब वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होगी तो आप अपने मांग को कम कर लेंगे, कीमत बढ़ेगी तो मांग को कम कर लेंगे। या वहीं दूसरी तरफ ये भी बात सही हो जाएगी कि अगर जो वस्तु की कीमत में कमी आ रही है तो आप उसके मांग को बढ़ा लेंगे, ये बाजार का नियम हमें बताता है। लेकिन गिफिन वस्तुएं ऐसी निम्न श्रेणी की वस्तुएं होती हैं जहां पे बाजार का नियम लागू नहीं होता है, अर्थात अगर जो यहाँ पे वस्तुओं की कीमतों में कमी आती है तो लोग क्या कर लेते हैं, अपने मांग को भी कम कर लेते हैं। जैसे कि बाजरा का उदाहरण दिया जाता है, जैसे कि केरोसिन ऑयल अर्थात मिट्टी के तेल का उदाहरण दिया जाता है कि जब मिट्टी का तेल का उदाहरण यहाँ पे दिया जाता है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि गिफिन वस्तुएं निम्न श्रेणी की ऐसी गिफिन वस्तुएं एक निम्न श्रेणी की ऐसी वस्तुएं होती हैं जिसके अंतर्गत बाजार का नियम लागू नहीं होता है, और जब वस्तुओं की कीमतों में कमी आती है तो लोग अपने मांग को भी कम कर लेते हैं। एक कंडीशन ये सही है, लेकिन दूसरा कंडीशन ये भी सही है कि अगर जो वस्तुओं की कीमत में वृद्धि होगी तो इसकी मांग में भी क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। और क्या इसकी प्रतिस्थापन वस्तुएं होती हैं कि नहीं होती हैं, इसकी प्रतिस्थापन वस्तुएं होती है कि नहीं होती है, तो होती है। प्रतिस्थापित वस्तु होने के कारण ही ऐसा देखने को मिलता है। क्योंकि देखिए एक समय ऐसा था कि लोग घरों में रसोई बनाने के लिए मिट्टी का इस्तेमाल करते थे, लोग खाने के लिए बाजरा का इस्तेमाल करते थे, लेकिन बाजरा की जगह पे आटा आ गया, मिट्टी के तेल के जगह पे गैस सिलेंडर आ गया। आपके घर में रसोई बनाने के लिए सरकार ने सिलेंडर दे दिया। तो ऐसी स्थिति में आपने सोचा कि यार क्या किया जाए, मिट्टी का तेल आजकल कौन इस्तेमाल करता है। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो इसका उपयोग घटता चला जाता है, और खास करके गांव में मिट्टी का तेल होता था तो हर गांव में कभी न कभी 1-2 सप्ताह से ऐसी कोई न्यूज आ ही जाती थी कि 5 लीटर मिट्टी का तेल आया था और किसी महिला ने, चाहे किसी पुरुष ने, चाहे किसी बच्चे ने अपने ऊपर डाल के अपने आप को जलाने का प्रयास किया। ठीक है, तो मिट्टी का तेल बंद हो गया तो ठीक ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि सामान्य पदार्थ एवं श्रेष्ठ पदार्थ के लिए आय प्रभाव कैसा होता है। ये बहुत अच्छी सी बात है, ये बहुत अच्छी सी बात है और बहुत खूबसूरत सी बात है, और बार बार यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। अब देखिए यहाँ पे भी लोग गलत कर रहे हैं। अरे भैया, सामान्य पदार्थ का मतलब क्या होता है, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान की आप व्यवस्था कर रहे हैं। जैसे आप ग्रोसरी स्टोर जाते हैं तो आप वहाँ से दाल खरीदते हैं, वहाँ से आप चावल खरीदते हैं, वहाँ से आप आटा खरीदते हैं। श्रेष्ठ वस्तु का मतलब ये विलासिता की वस्तु की बात कर रहा है। विलासिता, विलासिता की वस्तु मतलब क्या, जो जीवन जीने के लिए जरूरी नहीं है, बस आप आनंद की अनुभूति उठाने के लिए उसका प्रयोग कर रहे हैं। जैसे कि हम आपसे ये कहें कि रेडियो, रेडियो नहीं रहेगा तो ऐसा नहीं है कि आपकी जिंदगी बाधित हो जाएगी, आप पूरी उम्र नहीं जी पाएंगे। कार, कार अगर जो नहीं रहेगा तो ऐसा थोड़ी है कि आप पूरी उम्र भर नहीं जी पाएंगे। एसी, आपके पास अगर जो एयर कंडीशन नहीं है तो क्या ऐसा थोड़ी है कि आप पूरी उम्र भर नहीं जी पाएंगे। ये सारी चीजें ना रहे फिर भी आप ठीक तरीके से अपनी जिंदगी का निर्वहन कर पाएंगे। लेकिन फिर भी उपभोक्ता आनंद की अनुभूति करने के लिए श्रेष्ठ पदार्थ और विलासिता की वस्तुओं पर क्या करता है, खर्च करता है। और सामान्य पदार्थ, जैसे जैसे हम बात करें सामान्य पदार्थ, जैसे क्या हो गया, जैसे चावल हो गया, जैसे तेल हो गया, जैसे आटा हो गया, ठीक है, मतलब ग्रोसरी स्टोर से संबंधित जो चीजें होती हैं। और श्रेष्ठ वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जहां पे क्या देखने को मिलता है, जहां पे क्या देखने को मिलता है,
जहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि श्रेष्ठ वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जिसका जीवन में ऐसा नहीं होता है कि आप उसका उपभोग नहीं करेंगे तो आपकी ज़िंदगी ठीक तरीके से कटेगी नहीं। ये बस आप आनंद की अनुभूति के लिए इसका आनंद की अनुभूति के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जब लोगों की आय बढ़ती है ना, तो जितनी तेजी से लोगों की आय बढ़ती है उतनी तेजी से क्या होता है कि लोग अपने उपभोग व्यय को बढ़ा लेते हैं, उपभोग व्यय को बढ़ा लेते हैं। और यही बढ़ा हुआ उपभोग व्यय बताता है कि इसका आय प्रभाव क्या होगा, सदैव और सदैव धनात्मक होगा। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि सामान्य पदार्थ एवं श्रेष्ठ पदार्थ के लिए आय प्रभाव सदैव होता है कैसा, धनात्मक। धनात्मक का मतलब क्या होता है कि जितनी तेजी से आय बढ़ रहा है कहीं उससे ज्यादा तेज से आप अपने उपभोग व्यय को बढ़ा रहे हैं। अगला प्रश्न कि मूल्य एवं पूंजी अर्थात वैल्यू एंड कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है। चलिए भाई बताइए। सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए, इतने सारे लोग क्लास कर रहे हैं, ठीक है। मूल्य एवं पूंजी ये पुस्तक लिखी गई थी ना 1939 में, किसके द्वारा लिखी गई थी बताइए मुझे। ठीक, तो बी बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा कि मूल्य एवं पूंजी अर्थात वैल्यू एंड कैपिटल के लेखक जे.आर. हिक्स हैं और इन्होंने ये पुस्तक 1939 में लिखी थी। और इस पुस्तक में अनादिमान वक्र का इन्होंने एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया था। तो ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि एकाधिकृत प्रतियोगिता पूर्ण प्रतियोगिता की तुलना में सुनिश्चित करता है। अब थोड़ा ध्यान रखिएगा, एकाधिकृत प्रतियोगिता अलग होता है, एकाधिकार बाजार अलग होता है, ये दोनों अलग अलग बात है। और पूर्ण प्रतियोगिता अलग होता है, अल्पाधिकार अलग होता है कि नहीं होता है, देयाधिकार अलग होता है, ठीक है। तो एकाधिकृत प्रतियोगिता और एकाधिकार इन दोनों में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो एक बात आप समझ लीजिएगा, आज के बाद जीवन में कभी भी कंफ्यूज ना होइएगा। एकाधिकार बाजार का मतलब होता है कि अकेला विक्रेता मतलब किसी एक वस्तु का ऐसा विक्रेता जो वो अकेला ही है। जैसे भारतीय रेलवे का टिकट केवल भारतीय रेलवे ही बेच सकती है। आप ये चाहें कि आप भारतीय रेलवे का टिकट बेच के अपने जेब में पैसा रख लें तो ऐसा संभव नहीं। आप ये चाहें कि रेलगाड़ी खरीद लें तो ऐसा संभव नहीं। अगर जो आप ट्रेन खरीदना चाहें तो आप ट्रेन नहीं खरीद सकते। तो एकाधिकार रेलवे पर क्या है, सरकार का एकाधिकार है। तो एकाधिकार बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जहां पे विक्रेता अकेला होता है। लेकिन एकाधिकृत प्रतियोगिता बाजार का मतलब ये होता है कि यहाँ पे अनेक विक्रेता होते हैं, लेकिन ये विभेदित वस्तु का उत्पादन करते हैं। ये किसका उत्पादन करते हैं, ये विभेदित वस्तु का उत्पादन करते हैं। अर्थात ये एक जैसे वस्तु का उत्पादन नहीं करते हैं, विभेदित वस्तु का उत्पादन करते हैं। जैसे जब आप बस में यात्रा करते होंगे या ट्रेन में यात्रा करते होंगे तो एक व्यक्ति आता है और 5 पावर बैंक की साथ में और 5 पावर बैंक की साथ में लिए रहता है और कहता है पावर बैंक ले लो। उसमें 80 रुपया से लेके 500 रुपए तक का वो पावर बैंक दिखाता है। लेकिन जितने भी पावर बैंक होते हैं सब एक दूसरे से अलग होते हैं, रंग में, रूप में सब एक दूसरे से अलग होते हैं, क्वांटिटी में, क्वालिटी में सब एक दूसरे से अलग होते हैं। और वहीं दूसरी तरफ पूर्ण प्रतियोगिता की बात करें तो पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत बहुत सारे क्रेता होते हैं, बहुत सारे विक्रेता होते हैं, बाजार का ज्ञान सभी को होता है, समरूप वस्तुओं का उत्पादन होता है, मांग व पूर्ति की शक्तियों के आधार पर कीमतों का निर्धारण कौन करता है, उद्योग करता है। और पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत एक फर्म कीमत को स्वीकार करने वाली होती है और पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत उद्योग कीमतों का निर्धारण जिस स्तर पे करता है उसी स्तर पे पर एक फर्म जितनी चाहे उतने प्रोडक्ट को मार्केट में बेच सकती है। लेकिन एकाधिकृत प्रतियोगिता बाजार के अंतर्गत क्या होता है कि ऊंची कीमत वसूल की जाती है, क्योंकि इसका क्या होता है, इन सबों का उद्देश्य बस ये होता है कि हमें क्या करना है कि कम समय में ज्यादा लाभ कमाना है। अब उनको ही नहीं कि पार्ले जी बिस्किट के जैसे रहना है कि हमको 20 साल, 25 साल, 50 साल, 100 साल, 200 साल तक चलना है। इनका ऐसा नहीं होता, कहता इनका ज्यादा मार्जिन लेकर के कम समय में वस्तुओं को बेच करके चले जाना होता है
और ये क्या करते हैं, कम उत्पादन करते हैं, अर्थात अर्थव्यवस्था में जितनी मांग है उससे ये क्या करेंगे कि कम उत्पादन करेंगे, ताकि जब मांग ज्यादा होगी, पूर्ति कम होगी, तो वस्तुओं की कीमतें बढ़ सके, और जब वस्तुओं की कीमतें बढ़ेगी तो इनके लाभ में भी क्या आ जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो सी डी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, किसी उत्पादन के साधन का वास्तविक दुर्लभता मूल्य क्या होता है? दुर्लभता मूल्य क्या होता है, ये बच्चों वाली बात है। अगला, चलिए सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। मोहम्मद साहिद नूरी जी, राकेश जी, रीता कश्यप जी, पिंकी जी, सतीश कुमार गुप्ता जी, सदानंद मिश्रा जी, ललिता चौहान जी, सुमन शर्मा जी, कुणाल कुमार जी, मनोरम जी, अनीता कुमारी जी, सुनीता गुप्ता जी, सदानंद मिश्रा जी, हाँ ठीक है, रीना मिश्रा जी, आरके जी, ठीक है। सभी लोग लाइक और शेयर कर दिया करिए, इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या कम है। तो ये बच्चों वाला प्रश्न है, किसने दिया था, किसने बताई थी ये बात? दुर्लभता मूल्य की बात किस अर्थशास्त्री के द्वारा किया गया, कमेंट करके बताओ भाई। छाया मूल्य की बात किस अर्थशास्त्री के द्वारा किया गया, कमेंट करके बताइए। किस अर्थशास्त्री के द्वारा छाया मूल्य का प्रतिपादन किस अर्थशास्त्री के द्वारा किया गया था? टिन वर्जन के द्वारा किया गया था कि नहीं किया गया था? याद आ रहा है, याद आ रहा है, याद आ रहा है, याद आना चाहिए। तो किसी उत्पादन के साधन का वास्तविक दुर्लभता मूल्य होता है उसका छाया मूल्य। और छाया मूल्य के अंतर्गत टिन वर्जन साहब ने ये कहा था कि देखिए, जब किसी वस्तु का उत्पादन किया जाता है ना, तो उसमें आपके एफर्ट को काउंट नहीं किया जाता है कि आपने कितना त्याग किया है, आपने कितना सोचा है, आपने कितना समझा है, आपने कितना पसीना बहाया है, आपने कितना कष्ट झेला है किसी वस्तु को उत्पादित करने के लिए, ठीक है। तो किसी उत्पादन के साधन का वास्तविक दुर्लभता मूल्य उसका छाया मूल्य होता है। और छाया मूल्य में जब किसी वस्तु का आप छाया मूल्य का असर ये होता है कि जब किसी वस्तु का आप उत्पादन कर रहे हैं ना, तो उस वस्तु के उत्पादन में जो आप परिश्रम कर रहे हैं उसको नहीं काउंट किया जाएगा, उसमें जो आप सेक्रीफाई कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उसको काउंट नहीं किया जाएगा। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें से ऐसा कौन सा एक युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है? तो ऐसे प्रश्न तो आपको एक सेकेंड में देखते हुए समझ में आ जाने चाहिए। बताइए भाई, क्या उत्तर आ रहा है, क्या उत्तर आ रहा है? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? बच्चों वाला प्रश्न है, बच्चों वाला प्रश्न है। ये बोल रहे हैं प्राथमिक लागत मशीन और संयंत्र नहीं होता है, तो फिर होता क्या है भाई? ठीक है, तो देखिए, जो प्राथमिक लागतें होती है ना, अगर जो आपको किसी भी वस्तु का उत्पादन करने जा रहे हैं, कोई एक कंपनी अगर जो आप खोल रहे हैं, तो उसकी जो प्राथमिक लागत कही जाएगी वो ये कही जाएगी कच्चे माल। कच्चे माल अर्थात सबसे पहले आप क्या करेंगे, कच्चा माल ही तो खरीदेंगे। जैसे मान लीजिए कि पेन का उत्पादन आपको करना है, पेन आप बनाना चाहते हैं, तो पेन बनाने के लिए आपको इंक खरीदना पड़ेगा ना, तो कच्चा माल आपको खरीदना पड़ेगा। उसके बाद आपको मजदूर लगाने पड़ेंगे, उसे मजदूरी देनी पड़ेगी। तो प्राथमिक लागतों के अंतर्गत क्या आते हैं? कच्चे माल आते हैं और मजदूरी आती है। मशीन और संयंत्र जो होते हैं ये प्राथमिक लागत के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला, कि परस्पर निर्भरता से तात्पर्य है जब प्रत्येक फर्म, एक बार नहीं बहुत बार ये प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा गया है। और दोस्तों, लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे आप लोगों की इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास हो रही है, जहाँ पे इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच चलाए जा रहे हैं। और सभी बैचेस में मैं एक रणनीति के तहत आपको इकोनॉमिक्स के वो हर कंटेंट को प्रोवाइड करा रहा हूँ कि अगर जो आप ठीक तरीके से इसे फॉलो करेंगे तो निश्चित तौर पे बहुत ही कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे ईच एंड एवरी डे आपको लाइव क्लास देखने को मिलती है, जहाँ पे आपके सिलेबस के अनुसार सभी कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं। इसकी लाइव क्लास होती है। इनकेस लाइव क्लास में आप नहीं जुड़ पाएंगे तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगा, तो आप अपने समय के अनुसार
कभी भी क्लास को देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी दिया जा रहा है, आप टेस्ट दीजिए, इवेल्युएशन करिए कि गलती क्या कहाँ पे हो रही है, क्या भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रश्न गलत हो रहे हैं, मुद्रा एवं बैंकिंग, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, समष्टि अर्थात, व्यष्टि अर्थात सांख्यिकी, जहां के भी प्रश्न बन रहे हैं उसके कॉन्सेप्ट को पढ़िए, फिर अगला टेस्ट दीजिए जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो सके। साथ ही साथ आपको करंट की भी क्लासेस दी जा रही है और आपको इकोनॉमिक्स का नोट्स भी दिया जा रहा है। कोर्स की वैलिडिटी लाइफ टाइम है, इट मीन से एक बार आप एडमिशन लेते हैं तो वर्तमान परीक्षा में तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ ही साथ इन फ्यूचर में जब भी कोई नई वैकेंसी आएगी और उसके लिए जब भी कोई नया बैच प्रारंभ होगा, आपको ऑटोमेटिक नए बैच में ऐड कर दिया जाएगा, आपको अलग से फीस पेमेंट करने की जरूरत नहीं होगी। एडमिशन ओपन है, एडमिशन की फीस केवल और केवल 2000 रुपये है। तो सिंपली एडमिशन लेने के लिए आपको अपनी फीस इस नंबर पे सबमिट करनी होगी। गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से आप अपनी फीस इस नंबर पे सबमिट करेंगे और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। किसी भी प्रकार की इंक्वायरी के लिए इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। चलिए, या आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, वहां से भी कोर्स को परचेज कर सकते हैं। लेकिन एप्लीकेशन पे जो स्टोर पे कोर्स हैं उसको जब आप परचेज कर लीजिएगा तो मुझे कॉल जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि फिर आप लोगों को एक बैच में ऐड करना होता है और वहाँ पे आपको सारा सिस्टमेटिक वे से सारी चीज़ें दिखती है। चलिए, अगला प्रश्न, सभी बैचेज उपलब्ध हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, सारे बैचेज आपको मिल जाएंगे। क्या उत्तर आ रहा है कि परस्पर निर्भरता का तात्पर्य है? तो परस्पर निर्भरता का मतलब ये होता है कि रणनीति का ध्यान रखती है। डी बोल रहे सभी लोग। ये कहाँ पे देखने को मिलता है? परस्पर निर्भरता कहाँ पे देखने को मिलता है? अल्पाधिकार के अंतर्गत देखने को मिलता है और द्याधिकार के अंतर्गत देखने को मिलता है, यही तो ठीक है। तो परस्पर निर्भरता का मतलब ये होता है कि अल्पाधिकार के अंतर्गत कुछ फर्म होते हैं, थोड़े फर्म होते हैं, 2 से ज़्यादा फर्म होते हैं, 10 से कम फर्म होते हैं, और ये फर्में क्या करती हैं कि एक दूसरे की रणनीति को भी ध्यान में रखती हैं। ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा कि प्रतिद्वंदी की रणनीति का ध्यान रखती है और इसीलिए अल्पाधिकार के अंतर्गत कार्टेल आ जाता है, क्योंकि अगर जो अल्पाधिकार के अंतर्गत किसी एक ने क्या कर दिया कि वस्तु की कीमत को घटा दिया तो फिर कीमत युद्ध प्रारंभ हो जाएगा। अगर जो ए फर्म ने कीमत को घटाया तो बी फर्म भी कीमत को घटा देगी, फिर ए और कीमत को घटा देगा बी, ए और कीमत को घटा देगा, तो फिर ऐसी स्थिति में दोनों में कीमत युद्ध प्रारंभ हो जाएगा और जब कीमत युद्ध प्रारंभ हो जाएगा तो फिर क्या होगा, दोनों का नुकसान होगा। फिर दोनों थक जाएंगे और कहेंगे कि ऐसा है कि हम लोग एक समझौता कर ले रहे हैं और एक फिक्स क्या कर देते हैं, एक फिक्स कीमत निर्धारित कर सकते हैं। अगला कि न्यूनतम लागत सहयोग वाली फर्म को कहा जाता है। क्या उत्तर आ रहा है भाई? न्यूनतम लागत संयोग वाली फर्म को कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी बोलेंगे। चलिए, अनुकूलतम फर्म, न्यूनतम लागत संयोग वाली फर्म को अनुकूलतम फर्म को कहा जाएगा। ठीक है, और देखिए न्यूनतम लागत संयोग वाली फर्म का मतलब क्या होता है कि कोई एक ऐसी फर्म जो अपने औसत लागत को न्यूनतम स्तर पर रखी है, ठीक है, और एक न्यूनतम लागत पर वो अधिकतम वस्तुओं का उत्पादन करती है और इसी स्थिति में वो क्या होता है, संतुलन की अवस्था में होता है। तो ऐसी फर्मों को हम अनुकूलतम फर्म बोलते हैं। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं बिल्कुल आपकी बात सही है। अगला कि अनुकूलतम फर्म वह है, अब थोड़ा इसे अच्छा हो तो गया, ये प्रश्न तो ऑलरेडी आ चुका है। अगला, ऊर्ध्वाधर पूर्ति वक्र की विशेषता क्या होती है? ऊर्ध्वाधर पूर्ति वक्र की विशेषता क्या होती है? और एकदम लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, बिना त्याग के जीवन में किसी को कुछ मिला नहीं है ना, बिना त्याग के और परिश्रम में किसी को कुछ मिला नहीं है, और आपको लगता है कि आपको बिना त्याग और परिश्रम के मिल जाएगा, तो ऐसा संभव नहीं है ना, क्योंकि जिंदगी में सफलता उसी को मिलती है जो अपने ऊपर काम करता है, जो अपने ऊपर काम करता है। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करिए, अपना समय केवल और केवल अपने ऊपर दीजिए, आप सफल हो जाएंगे तो जिंदगी में सब कुछ है। अगर जो सफल नहीं होंगे तो फिर कोई साथ देने वाला नहीं है ना, कोई भी साथ नहीं देने वाला। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है भाई कि ऊर्ध्वाधर पूर्ति वक्र की विशेषता होती है।
तो ऊर्ध्वाधर पूर्ति वक्र कहाँ पे देखने को मिलता है? ऊर्ध्वाधर पूर्ति वक्र नासवान वस्तुओं के संदर्भ में देखने को मिलता है। नासवान, अब नासवान वस्तु क्या होता है? नासवान वस्तु, नासवान वस्तु का मतलब यह होता है कि ऐसी वस्तु जो बहुत कम समय के लिए हो या बहुत कम समय में वो खराब हो जाए, ठीक है। तो ऐसा देखने को मिलता है अति अल्पकालीन बाजार के अंतर्गत। और अति अल्पकालीन बाजार के अंतर्गत अति अल्पकालीन बाजार या अति अल्पकालीन बाजार, बाजार की एक ऐसी स्थिति है जहां पर विक्रेता के पास इतना ज्यादा समय नहीं होता है कि वो उत्पादन को परिवर्तित कर सकता है। जैसे कि हम आपको उदाहरण दें, जैसे कि उदाहरण दें मछली की मंडी, मछली की मंडी। तो जो मछली की मंडी होती है ना, ये अति अल्पकालीन बाजार का उदाहरण होती है। मछली की मंडी में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई मछली बेचने वाला है, तो शाम को वो 4 बजे तालाब से मछली निकालता है और 5 बजे वो मार्केट में बैठ जाता है। अब 5 बजे वो मार्केट में बैठता है तो दोनों कंडीशन उसके साथ हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि रात में 9 बजे तक उसकी मछली बिके ही नहीं, तो फिर उसे पूरा का पूरा मछली बेच फेंक देना पड़ेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि 5 बजे वो बैठे और 7 बजे तक पूरी मछली बेच दे या 6 बजे तक पूरी मछली बेच दे। तो अब वो पूर्ति में परिवर्तन नहीं कर पाएगा। अब वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर पाएगा कि वो फिर से घर जाए, तालाब जाए और तालाब से मछली निकाल के मार्केट में ला करके फिर से बेचे। तो अति अल्पकालीन बाजार, बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर पूर्ति में तनिक भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, अर्थात पूर्ति में परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। तो इसी कारण से इसका क्या होता है कि वक्र ऊर्ध्वाधर होता है, ठीक है। अर्थात ऊर्ध्वाधर पूर्ति वक्र की विशेषता ये होती है कि यहाँ पे अति अल्पकालीन बाजार देखने को मिलता है और अति अल्पकालीन बाजार में उत्पादन के साधनों को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है क्योंकि फर्मों के पास इतना समय होता नहीं है। अगला कि बाजार के आकार का महत्वपूर्ण निर्णायक है। चलिए यार, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो राजा होता है ना, वो हमेशा शांत शांत बैठा रहता है, लेकिन वो जब एक्शन लेता है ना तो पूरी दुनिया देखती है। तो अगर जो जीवन में आप मेहनत कर रहे हैं ना, तो ठीक है यार, कोई भी आएगा। अगर जो आप मेहनत कर रहे हैं ना, तो वो व्यक्ति भी आपके पास आएगा जो जो कुछ भी ऐसा काम कोई भी खराब नहीं होता और काम कोई भी अच्छा नहीं होता। बस बात इतनी सी है कि अगर जो बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं ना जो बाहर गेटमैनी का काम करते हैं और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनसे आप कहते हैं क्या तैयारी कर रहे हो, 8,000 रुपया महीना में उठा रहे हैं। तो गेटमैनी का काम कर रहा है, 8,000 रुपया कमा रहा है और उसकी इनकम धीरे धीरे कम होने लगेगी। बुढ़ौती में वो 1 रुपया नहीं कमा पाएगा। आज आप अपने ऊपर मेहनत कर लीजिए, अपने ऊपर मेहनत कर लीजिए, उसके बाद तो जिंदगी में बहुत कुछ करने के लिए है, आपके पास बहुत कुछ है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। समाज है, समाज बोलता रहेगा, कहता रहेगा, ये सबके ऊपर लागू होता है, ये केवल आप ही के ऊपर थोड़ी लागू। आप लोग भी जब बूढ़े हो जाएंगे तो आप लोग भी कहेंगे क्या बाबू तैयारी कर रहे हो, क्या हुआ? आप लोग कहेंगे कि नहीं कहेंगे? जो आज आपके साथ हो रहा है वही हो सकता है कि 20 साल बाद आप भी किसी के साथ करें, बट कोई बात नहीं, समाज है। अगला, समाज के आकार का महत्वपूर्ण निर्णायक है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, क्या बोल रहे हैं, उत्पादक, बाजार, उत्पादकता। देखिए बाजार का आकार कैसे निर्धारित होगा, तो देखिए वो मांग और पूर्ति के द्वारा। जब बहुत ज्यादा मांग बढ़ेगी और मांग बढ़ने के कारण क्या करना पड़ेगा, उत्पादन को बढ़ाना पड़ेगा ना। मांग बढ़ेगा तो उत्पादन को बढ़ाना पड़ेगा, अर्थात पूर्ति को बढ़ाना पड़ेगा, पूर्ति को बढ़ाना पड़ेगा। पूर्ति मीन्स क्या, उत्पादन, ठीक है। तो जैसे जैसे मांग बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा, पूर्ति अर्थात उत्पादन बढ़ेगा। और ये बाजार के आकार का महत्वपूर्ण निर्णायक क्या होता है, उत्पादकता। जिसे मान लीजिए कि मैं आपको बार बार उदाहरण के तौर पे कहता हूँ कि जब आप बचपन में कपड़ा सिलवाने जाते थे ना, तो एक ही दर्जी था जो आपके कपड़े की माप भी लेता था, वही कपड़ा काटता भी था, वही कपड़ा सिलता भी था, वही कपड़ा प्रेस करके कपड़े पे बकरम लगा करके वही आपको कपड़ा वापस भी कर देता था।
लेकिन अब क्या हुआ, हमारी अर्थव्यवस्था में जनसंख्या बढ़ी, तेजी से बढ़ी, और मुद्रा की मात्रा भी अर्थव्यवस्था में बढ़ी। तो ऐसी स्थिति में लोगों ने मांग बढ़ाना शुरू कर दिया। लोगों ने क्या कर दिया, मांग बढ़ाना शुरू कर दिया। और जब मांग बढ़ाना शुरू कर दिया तो जाहिर सी बात है कि उत्पादन में वृद्धि होगी, और जैसे जैसे उत्पादन बढ़ेगा वैसे वैसे बाजार का आकार बढ़ता चला जाएगा। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, फर्म का औसत स्थिर लागत वक्र होगा। अब ये भी अच्छा सा प्रश्न है, कॉन्सेप्ट वाला प्रश्न है, बढ़िया सा प्रश्न है। अगला, चलिए क्या उत्तर होगा, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं। फर्म का औसत स्थिर लागत वक्र की बात हो रही है, अर्थात ये किसकी बात हो रही है, एएफसी की बात हो रही है। अगर जो आपको एएफसी पता है तो आपको ये भी पता होगा कि एएफसी इज इक्वल टू क्या होता है, टीएफसी अपान क्यू, यही तो होता है ना, यही तो होता है ना। चलिए बताइए। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं कि सर जी फर्म का औसत स्थिर लागत वक्र आयताकार अतिप्रबलय होता है, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। एक बार नहीं बहुत बार मैंने बताया आपको। अब ऐसे प्रश्नों के लिए कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा। मैं बार बार कहता हूँ भाई कॉन्सेप्ट पढ़िए पढ़िए, नहीं कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो फिर वही बात होगी कि हमेशा कंफ्यूजन की स्थिति बनी रहेगी। इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना कि अगर जो आप एक बार ठीक से कॉन्सेप्ट पढ़ लिए तो बार बार आपको रिवीजन की जरूरत नहीं होगी। जैसे ये प्रश्न है, अगर जो आपको लोच निकालने का फार्मूला पता होगा तो आप निश्चित तौर पे इस प्रश्न को कर पाएंगे। दो में से अगर जो एक भी फार्मूला आपको पता है, दो में से एक भी फार्मूला, अगर जो आपको ये भी पता है कि ए आर माइनस एम सी अपान ए आर होता है, या आपको ये पता है कि ए आर चूंकि चूंकि ए आर बराबर होता है पी के, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में इसे हम लिख सकते हैं पी माइनस एम सी अपान ए आर, ठीक है, ये सॉरी एम सी अपान पी, ठीक है, एम सी अपान पी। ए आर की जगह एक ए आर का मान क्या होता है, ये पी के बराबर होता है। तो चलिए भैया बताइए, तो पी का मान कितना दिया गया है, अर्थात ए आर का मान कितना दिया गया है, ये दिया गया है 50, और सीमांत आय अर्थात एमसी का मान कितना दिया गया है, ये दिया गया है 40। तो चलिए आप पुट कर दीजिए इसी में। तो जब इसमें आप पुट करेंगे तो 50 माइनस 40 अपान क्या हो जाएगा, 50 माइनस 40 अपान क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। एक सेकेंड, ये कीमत की सापेक्ष मांग बता रहा है ना, एक सेकेंड रुक जाइएगा, ये कीमत की सापेक्ष मांग, अच्छा हाँ, तब तो फिर उल्टा हो जाएगा ना, हाँ सॉरी, तो फिर क्या हो जाएगा, तब ये हो जाएगा ए आर अपान ए आर माइनस एम सी, सॉरी, ठीक है। तो अब ए आर का मान इसमें क्या दिया गया है, 50 दिया गया है, ए आर का मान क्या दिया गया है, ए आर का मान अर्थात पी का मान कितना दिया गया है, 40 दिया गया है, 40 माइनस सॉरी 50 माइनस 40, ठीक है, अर्थात 50 बटा क्या हो गया, 50 बटा 10, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो सापेक्ष मांग की लोच की बात हो रही है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला, कि समूह संतुलन के प्रत्यय को विकसित किया था। समूह संतुलन क्या होता है, समूह संतुलन क्या होता है, समूह संतुलन का मतलब क्या होता है, कमेंट करके बताइएगा, समूह संतुलन का मतलब क्या होता है। हाँ ठीक है, देखिए एक लाइन में बता रहा हूं, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए समूह संतुलन की बात करें ना, तो ये समूह संतुलन का विचार किसने दिया था, चेम्बरलेन साहब ने दिया था।
और इसके अंतर उन्होंने ये कहा था कि एकाधिकारिक प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्में विभेदित वस्तुओं का उत्पादन करती हैं। और जहां पे उद्योग शब्द का हम लोग प्रयोग करते हैं कि उद्योग क्या होता है कि कई फर्मों का संगठन मिलकर के उद्योग कहलाता है, तो ये उद्योग शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ये उद्योग के जगह पे समूह शब्द का इस्तेमाल कर देते हैं। ठीक है, उद्योग की जगह पे किसका इस्तेमाल कर देते हैं, समूह शब्द का इस्तेमाल कर देते हैं। तो ये इनका ये कहना है समूह संतुलन के सिद्धांत में कि एकाधिकारी प्रतियोगिता में फर्म किसी वस्तु की सहजाति नहीं बल्कि विभेदित वस्तुओं का उत्पादन करता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये कहा कि एकाधिकारिक प्रतियोगिता जहां पे कई फर्में होती हैं और विभेदित वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। तो एकाधिकृत प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्में क्या करती हैं, एकाधिकृत प्रतियोगिता के अंतर्गत किसी वस्तु की सहजातीय उत्पादन नहीं होता है, अर्थात समरूप वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता है, विभेदीकृत वस्तुओं का उत्पादन होता है। तो उद्योग की जगह पे उद्योग क्या होता है, कई फर्मों का संगठन उद्योग होता है। जैसे हम आपसे ये कहें कि ये है साबुन उद्योग, हम कहें साबुन उद्योग, तो साबुन उद्योग में क्या होगा, साबुन उद्योग में जैसे लक्स है, ठीक है, लाइफ बॉय है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपका डव हो गया, तो ये सारी कंपनियां मिल करके साबुन उद्योग का निर्माण करती हैं। लेकिन अलग से हम ये कहें कि ये एक फर्म है जिसका नाम है पतंजलि, ठीक है, या आप कोई नई फर्म स्थापित करने जा रहे हैं जिसका नाम मान लीजिए कि आपने लिख दिया कि खुशबू, ठीक है, जैसे कोई साबुन बनाने जा रहे हैं, उस साबुन का नाम आपने रख दिया खुशबू। तो ऐसी स्थिति में ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये क्या होगा, कमेंट करके बताइए। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये होगा उद्योग और ये होगा फर्म, ये होगा फर्म और ये होगा उद्योग, अर्थात उद्योग फर्मों का संगठन होता है। अगला प्रश्न ये रहा कि निम्न में से किसके साथ अधिक क्षमता का सिद्धांत संबंधित नहीं है। अधिक क्षमता का सिद्धांत किससे संबंधित नहीं है, देखिए कितना खूबसूरत सा प्रश्न है। लाइक और शेयर करते रहा करिए यार, आप लोग लाइक और शेयर नहीं किए, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो वीडियो को लाइक कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं। निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर लीजिए और शेयर कर लीजिए। अगर जो आप एप्लीकेशन पे ठीक तरीके से मुझे फॉलो कर रहे हैं, यूट्यूब पे ठीक तरीके से आप मुझे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मैं निश्चित तौर पे कह रहा हूँ कि बहुत कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। एडमिशन से संबंधित इंक्वायरी के लिए इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स के सभी बैचेज उपलब्ध हैं, 7 राज्यों के अलग अलग बैच आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी के लिए उत्तर प्रदेश का अलग बैच है, बिहार का अलग बैच है, झारखंड का अलग बैच है, मध्य प्रदेश में अलग बैच है, सारे बैचेज आपको अलग अलग मिल जाएंगे। चलिए क्या उत्तर आ रहा है भाई कि निम्नलिखित में से किसके साथ अधिक क्षमता का सिद्धांत संबंधित नहीं है। तो अभी मैंने आपको बताया कि देखिए सर पूर्ण प्रतियोगिता अब यहाँ पे आपको पूरा याद आना चाहिए कि सर जी पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत अधिक क्षमता का सिद्धांत संबंधित नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत कीमतों का निर्धारण उद्योग के द्वारा किया जाता है। कीमतों का निर्धारण उद्योग के द्वारा मांग व पूर्ति की शक्तियों के आधार पे किया जाता है, मांग व पूर्ति की शक्तियों के आधार पे कीमत का निर्धारण उद्योग के द्वारा किया जाता है। और एक उद्योग जो कीमत निर्धारित करता है ना, इसी कीमत पर कोई एक व्यक्तिगत फर्म जितनी चाहे वस्तुओं को मार्केट में बेच सकती है, वो क्वांटिटी 1 हो, क्वांटिटी 2 हो, क्वांटिटी 3 हो, जितनी क्वांटिटी में चाहे बेच सके। और पूर्ण प्रतियोगिता का उदाहरण क्या होता है, जैसे गेहूं की मंडी हो गया, तो अगर जो आप गेहूं की मंडी में जाते हैं ना, तो आपको पता होगा कि गेहूं 30 रुपया से 50 रुपया पर केजी के हिसाब से मिल रहा है। अगर जो आपको गेहूं कोई 300 रुपये का केजी देने जाएगा तो आप नहीं खरीदेंगे। इट मीन्स कि पूर्ण प्रतियोगिता का उदाहरण गेहूं की मंडी है, क्योंकि गेहूं रंग में रूप में सब क्या होता है, एक जैसे ही होता है। और पूर्ण प्रतियोगिता का उदाहरण क्या होता है, पूर्ण प्रतियोगिता की प्रॉपर्टीज क्या होती है, तो पूर्ण प्रतियोगिता की प्रॉपर्टीज होती है कि बाजार में बहुत सारे क्रेता हैं, बहुत सारे विक्रेता हैं, समरूप वस्तु का उत्पादन हो रहा है, एक जैसी वस्तु का उत्पादन हो रहा है, क्रेता और विक्रेता सबको बाजार का ज्ञान है और मांग व पूर्ति की शक्तियों के आधार पर कीमतों का निर्धारण उद्योग के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, और पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत किसी भी प्रकार से
मजदूरों का शोषण नहीं किया जाता है, क्योंकि मजदूर को भी पता है कि प्रचलित मजदूरी कीमत क्या है, और श्रमिकों को उनकी सीमांत उत्पादकता के बराबर मजदूरी दी जाती है। ये सारी चीजें आपके दिमाग में चलनी चाहिए, नहीं चल रही है तो अच्छी बात नहीं है। अगला प्रश्न कि एक क्रेताधिकार की अवधारणा का आविष्कार किया गया। एक क्रेताधिकार की अवधारणा, एक क्रेता अधिकार, ये कौन सी स्थिति होती है भैया? ठीक है, तो क्रेता अधिकार का मतलब क्या होता है? क्रेता अधिकार का मतलब क्या होता है? तो बाजार की ऐसी स्थिति जिसमें अकेला विक्रेता हो, अकेला, अच्छा क्रेता अधिकार की बात कर रहे हैं ना, अकेला क्रेता, खरीदने वाला, अकेला क्रेता। आप उदाहरण देके हमें बताइएगा जरूर, उदाहरण दे करके आप सभी लोग मुझे बताइएगा, क्रेता अधिकार का उदाहरण दे करके सभी लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो क्रेता अधिकार बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जहां पे विक्रेता तो बहुत सारे होते हैं लेकिन खरीदने वाला एक होता है, खरीदने वाला एक होता है। जैसे उत्तर प्रदेश की मंडी परिषद, उत्तर प्रदेश की मंडी परिषद, तो मंडी परिषद जो होता है ना, वो क्रेता अधिकार का उदाहरण होता है, जहां पे बहुत सारे किसान अपने अपने फसलों को लेकर के जाते हैं और सरकार को बेचते हैं, ठीक है। तो इनकी फसलों को एकमात्र कौन क्रय करेगा? सरकार क्रय करेगी। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जितने लोग भी ऑप्शन नंबर श्रीमती जॉन रॉबिन्सन बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। हाँ, शुगर मिल भी सही है। जैसे किसान क्या करता है, किसान क्या करता है? गन्ने का उत्पादन करता है। तो आप गन्ने का उत्पादन इसीलिए तो करते हैं ना कि आप इस गन्ने को मिल में बेच करके और वहां से पैसा कमा पाए। तो ये भी बात सही है। अगला, एकाधिकार एक उद्योग है। ये देखिए आसान सा लेकिन ट्रिकी सा प्रश्न बनता है। ऐसे प्रश्न आसान होते हैं लेकिन ट्रिकी होते हैं। क्या उत्तर आ रहा है सर? एकाधिकार एक उद्योग है। तो एकाधिकार जो होता है ना, उसके अंतर्गत फर्म ही उद्योग होता है या उद्योग ही फर्म होता है, ठीक है। तो एकाधिकार में क्या होता है? अकेला विक्रेता होता है, अकेला विक्रेता होता है। एकाधिकार के अंतर्गत क्या होता है? अकेला विक्रेता होता है। जैसे हम कहें भारतीय रेलवे, तो भारतीय रेलवे में के जो भी इंस्ट्रूमेंट बन रहे हैं वो क्या हो रहा है? वो रेलवे उद्योग के अंतर्गत ही आ रहा है। हम ये नहीं कहेंगे कि क्या बोलते हैं कि अलग अलग उद्योग है, ठीक है। तो एकाधिकार का मतलब ये हो गया कि फर्म ही उद्योग है या उद्योग ही फर्म है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत क्या होता है? पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत क्या होता है कि कई सारी फर्में मिलकर के एक उद्योग का निर्माण करती हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा साधारणतया किसी अल्पाधिकार बाजार का लक्षण नहीं है? अल्पाधिकार बाजार का लक्षण इसमें से कौन सा नहीं है? चलिए, राजकुमार जी, रीना मिश्रा जी, सपना सिंह जी, सदानंद मिश्रा जी, पिंकी जी, राकेश जी, सतीश कुमार गुप्ता जी, अभी चौधरी जी, अजय वीर सिंह जी, आर.के. जी, ललिता चौहान जी, मनोरम जी, शिवानी श्रीवास्तव जी, सभी लोगों से निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक भी कर दिया करिए और शेयर भी कर दिया करिए। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। तो देखिए, इजी सी बात है कि निम्नलिखित में से कौन सा साधारणतया किसी अल्पाधिकार बाजार का लक्षण नहीं है? ये नहीं वाला शब्द जरूर देखिएगा क्योंकि एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न यहाँ से बनते हैं। अल्पाधिकार बाजार की बात हो रही है, ठीक है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर, ठीक है, तो देखिए अल्पाधिकार का लक्षण ये नहीं है कि दीर्घकाल में ये असामान्य लाभ कमाती हैं, क्योंकि आप अल्पाधिकार के अंतर्गत पढ़ते हैं कि जो अल्पाधिकारी होते हैं ना, वो ऑलरेडी क्या करते हैं कि ऑलरेडी अपने वस्तुओं की कीमतों को अपने न्यूनतम बिंदु पे रखते हैं ताकि कोई नई फर्म उद्योग में एंट्री ना कर जाए।
तो ऐसी स्थिति में दीर्घकाल तक उनको असामान्य लाभ प्राप्त ही नहीं हो सकता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हमेशा और हमेशा ही इन्हें क्या होगा, सामान्य लाभ मिलेगा, सामान्य लाभ मिलेगा। ठीक है, अगला, सीमांत आय शून्य हो तो मांग की लोच होगी, कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और एक बार नहीं, अगर जो इकोनॉमिक्स के प्रीवियस ईयर को उठाएंगे ना तो उसमें 10 में से 5 बार तो ये प्रश्न पक्का पूछा गया। अब इस प्रश्न को जानने के लिए आपको मांग की लोच का फॉर्मूला पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि एम आर इज इक्वल टू ए आर। ठीक है, ए आर ब्रैकेट में क्या होता है, ब्रैकेट में क्या होता है, कमेंट करके बताइए। 1 माइनस 1 अपान ईपी, यही तो होता है ना। और यहाँ पे ईपी का मान, सॉरी, इसमें किसकी बात कर रहा है, मांग की लोच की बात कर रहा है ना, अर्थात ठीक है, मांग की लोच अर्थात इसी की बात कर रहा है। आपको ईपी ही निकालना है, या आसान भाषा में आप इसे पी सॉरी ई से भी इंडिकेट कर सकते हैं। तो चलिए अब इसे आप सॉल्व थोड़ा करिए, तो इसे सॉल्व करिए। तो एम आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम आर इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, एम आर इज इक्वल टू, एक सेकेंड, एम आर इज इक्वल टू ए आर ब्रैकेट में 1 सॉरी ई माइनस 1 अपान ई। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा। उसके बाद इसको अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको हम करेंगे पक्षांतर, क्योंकि एम आर का मान क्या दिया गया है, इसका मान दे दिया गया है 0। इसका मान क्या दे दिया गया है, इसका मान क्या दे दिया गया है, 0 दे दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, ऐसी स्थिति में कोई दिक्कत किसी को, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में ए आर ब्रैकेट में 1 अपान 1 माइनस ई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। या फिर हम इसको क्या करते हैं, जब पक्षांतर करेंगे तो 1 इज इक्वल टू, चूंकि इसका मान 1 हो रहा है, एक सेकेंड रुक जाइए, तो ये क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा कि 1 इज इक्वल टू 1 अपान ई हो जाएगा। और फिर जब इसको आगे आप सॉल्व करेंगे, फिर पक्षांतर करेंगे तो ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला, कि कला बाजार की संकल्पना निम्नलिखित में से किस बाजार से संबंधित है। कला बाजार की बात हो रही है, कला बाजार की बात हो रही है सर। ठीक है, कला बाजार कहाँ कहाँ पे देखने को मिलता है, कला बाजार के कला बाजार की अवधारणा कहाँ कहाँ पे आपको देखने को मिलती है सर। ठीक है, तो स्वतंत्र प्रवेश सहित स्वतंत्र, क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, और कोई, ठीक है। तो कला बाजार, बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जहां पे प्रतियोगिता का अभाव देखने को मिलता है, और ये एकाधिकार या अल्पाधिकार बाजार के अंतर्गत देखने को मिलता है। और यहाँ पे क्या समस्या होती है, यहाँ पे ये होती है कि चूंकि अल्पाधिकार के अंतर्गत थोड़े फर्म होते हैं, तो इनमें अगर जो एक दूसरे के साथ ये ठीक तरीके से सामंजस्य बना करके नहीं रहेंगे तो फिर कीमत युद्ध प्रारंभ हो जाएगा, और कीमत युद्ध प्रारंभ हो जाएगा तो युद्ध से क्या होगा कि सबका नुकसान होगा। तो स्वतंत्र प्रवेश सहित एकाधिकार, तो कला बाजार की संकल्पना निम्नलिखित में से किस बाजार से संबंधित है, तो स्वतंत्र प्रवेश सहित एकाधिकार। अगला, कि ग्राम स्तर पर ऋण किसके द्वारा वितरित होते हैं, ग्राम स्तर पर ऋण किसके द्वारा विकसित होते हैं, ग्राम स्तर पर ऋण किसके द्वारा भी वो होता है भाई, वितरित होता है। चलिए कंसंट्रेट करिए क्लास पे, है ना।
इकोनॉमिक्स की क्लास हो रही है। चलिए, ऑप्शन नंबर बी 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 सभी लोग बोल रहे हैं कि ग्राम स्तर पर ऋण किसके द्वारा वितरित होता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बोल रहे हैं कि प्राथमिक सहकारी साख समितियों के द्वारा, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये बार बार एप्लीकेशन पे मैंने बहुत ही जोर दे करके बताया था कि देखिए, ऋण 3 स्तर पे वितरित किए जाते हैं। एक ग्राम स्तर पे प्राथमिक कृषि समितियां देखने को मिलती है, दूसरा जिला स्तर पे केंद्रीय सहकारी बैंक देखने को मिलते हैं, और तीसरा राज्य स्तर पे राज्य सहकारी बैंक देखने को मिलते हैं। तो ग्राम स्तर पे प्राथमिक कृषि संबंधी सहकारी ऋण समितियां देखने को मिलती है, जिला स्तर पर केंद्रीय सहकारी बैंक देखने को मिलते हैं, और राज्य स्तर पे राज्य सहकारी बैंक देखने को मिलते हैं। और यही क्या करते हैं कि ग्राम स्तर पे ऋण को देते हैं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला, कि नाबार्ड सहकारी संस्थाओं को इस संगठन के माध्यम से पुनर्वित्त प्रोवाइड करती है। क्या उत्तर आ रहा है भाई? किस नाबार्ड सहकारी संस्थाओं को इस संगठन के माध्यम से पुनर्वित्त प्रोवाइड करती है? नाबार्ड की बात हो रही है। पूछा जाता है कि ग्रामीण ढांचे की सर्वोच्च संस्था कौन सी है? तो वो नाबार्ड ही है। नाबार्ड की स्थापना कब होती है? तो नाबार्ड की स्थापना 1982 में होती है। किस कमेटी की अनुशंसा के आधार पे होती है? तो शिवरामन कमेटी की अनुशंसा के आधार पे होती है। चलिए सर बताइए आप मुझे। बी बोल रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, जो नाबार्ड है ना दोस्तों, नाबार्ड सहकारी संस्थाओं को इस संगठन के माध्यम से पुनर्वित्त प्रोवाइड करता है। तो केंद्र, इतने सारे लोग गलत कर रहे हैं, इतने सारे लोग गलत कर रहे हैं। अब इस प्रश्न को इतने सारे लोग गलत क्यों कर रहे हैं? ठीक है, नाबार्ड जो होता है वो क्या करता है? क्या करता है? सहकारी संस्थाओं को इस संगठन के माध्यम से प्रोवाइड करता है। थोड़ा आराम से करिए, बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं। राज्य सहकारी बैंक होगा ना भाई, इजी सी बात है, इजी सी बात है, इतने सारे लोग गलत कर रहे हैं। तो देखिए, राज्य सहकारी बैंक के माध्यम से, ठीक है। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली ठीक हो जाएगा कि नाबार्ड सहकारी संस्थाओं को इस संगठन के माध्यम से पुनर्वित्त प्रोवाइड करता है, तो राज्य सहकारी बैंकों के माध्यम से प्रोवाइड करता है। और अब फिर वही बात होगी कि आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा। अब नाबार्ड किसको किसको ऋण देता है, इसकी पूरी कैटेगरी आपको पढ़नी पड़ेगी कि वो ग्रामीण स्तर पे ऋण कैसे वितरित करता है, किन किन संस्थाओं को देता है। अगर जो जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो फिर क्या होगा कि चीजें चलती रहेंगी। कॉन्सेप्ट पढ़ा करिए। अगर जो हम ये नहीं करें कि आप एडमिशन लेकर के ही पढ़िए, लेकिन कहीं से भी पढ़िए, कहीं से भी आप पढ़िए, लेकिन एक सिस्टमेटिक वे से पढ़िए। हम ये नहीं करें कि आप एप्लीकेशन पे एडमिशन लेकर के ही पढ़िए। आप कहीं से भी पढ़िए, लेकिन एक बात ध्यान में रखिए कि आपको पढ़ना क्या है, ये बात पता होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे स्टूडेंटों को मैं देखता हूँ कि वो ऐसे चीज़ को पढ़ रहे हैं जिसका परीक्षा से कोई बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं। इकोनॉमिक्स में कम से कम आपको 10 से 12 यूनिट पढ़ने पड़ते हैं, और उसमें जितने भी टॉपिक है ना, लगभग हर एक टॉपिक से एक एक प्रश्न आपके पेपर में बनता है, अगर जो आप ठीक तरीके से पेपर को देखेंगे तो, है ना। तो ऐसी स्थिति में सभी टॉपिक को ठीक तरीके से पढ़ना बहुत जरूरी है। बहुत सारे बच्चे 50-50 मान्यता तैयार करते हैं कि इस अर्थशास्त्री की इतनी मान्यता है। जब वो किताब में मान्यता पढ़ते हैं तभी वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि अरे भैया, क्या क्या इसमें दिया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आप अगर जो ठीक तरीके से आपको लगता है कि आप खुद से कर सकते हैं, और देखिए शिक्षक लेवल की अगर जो मैं बात करूं, शिक्षक भर्ती की बात करूं, तो चाहे वो कोई भी राज्य हो, चाहे वो कोई भी राज्य हो, अगर जो आप बेसिक से जितनी भी चीज, जितनी भी आपके सिलेबस में जितने भी टॉपिक मेंशन है, अगर जो आप उसके बेसिक को बहुत अच्छे से क्लियर कर लेंगे ना,
तो आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। ठीक है, अब बेसिक का मतलब ये नहीं कि बस आप इतना पढ़ लीजिए कि आईएमएफ की स्थापना 1945 में हुई थी। बेसिक का ये मतलब नहीं, आईएमएफ की स्थापना कब हुई थी, क्यों हुई थी, इसके सदस्य कौन होते हैं, इसकी बैठक कब होती है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, इसकी मुद्रा क्या है, वो मतलब आईएमएफ से संबंधित सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब ये नहीं कि भारत के प्रधानमंत्री गए थे तो ये बात हुई वो बात हुई, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। चलिए, क्या उत्तर हो जाएगा भाई कि भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम आईएफसीआई की बात कर रहे हैं, सबसे पुरानी संस्था है। कब स्थापना हुई थी? 1948 में। भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश लिमिटेड की अगर जो बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1955 में। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की बात करें, आईडीबीआई की बात करें तो 1964 में। और भारतीय यूनिट ट्रस्ट की बात करें तो 1963 में। तो आई होप आप लोग सुमेलित कर चुके होंगे। अगला कि भारत में कृषि के लिए दीर्घकालीन साख देने वाली संस्था होती है। जैसे आप पढ़ते हैं ना कि आईडीए, ठीक है, आईडीए जिसे हम लोग विश्व की सुलभ ऋण खिड़की बोलते हैं, वो क्या करता है? वो दीर्घकालीन ऋण प्रोवाइड करता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भारत के परिप्रेक्ष्य में पूछ रहा है और वो अंतरराष्ट्रीय संस्था है। अगला, और देखिए जितने लोग भी ये बात कहते हैं कि सर जी अब थोड़ा सा लग रहा है कि चीज़ें भूल रही हैं, तो एक तो अपने दिमाग में ये मत बनाइए कि चीज़ें भूल रही हैं, और दूसरा जब भी आपको ऐसा लगे तो लिखने की स्पीड बढ़ा दीजिए। मैं बार बार कहता हूँ कि ज़्यादा लिखिए, ज़्यादा लिखिए। जब से ये ऑनलाइन शिक्षा आ गई है ना, तब से खास करके स्टूडेंट बहुत आलसी हो गए। कोई कापी पेन अपने पास लेकर के बैठता ही नहीं, बस मोबाइल लेकर के बैठ गए, लैपटॉप लेकर के बैठ गए और बस सर जी बता दे रहे हैं हम पढ़ लेंगे। अरे भाई, सर जी तो बता ही देंगे, लेकिन आप लिखिए, पढ़िए, उसको समझिए, उसका रिवीजन करिए। बार बार ऐसा करेंगे तब ना होगा, है ना। तो लिखते रहिए। अगर जो लिखने की आदत आपकी कम हो रही है तो हो सकता है कि यही कारण है कि आपको थोड़ा ज़्यादा भूल रहा हो। अगला कि भारत में कृषि के लिए दीर्घकालीन साख देने वाली संस्था कौन सी है? तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, भूमि विकास बैंक की बात कर रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और भूमि विकास बैंक के पास आप जा सकते हैं, और दीर्घकालीन साख का मतलब ये होता है कि 20 साल या उससे ज़्यादा के लिए है। तो भूमि विकास बैंक के पास आप जा सकते हैं और कह सकते हैं कि हम भूमिहीन है, हमारे पास भूमि नहीं है, हमको भूमि खरीदना है, तो भूमि खरीदने के लिए आप हमको ऋण दे दीजिए। या जो हमारी भूमि है वो बंजर है, तो उसे हम उपजाऊ बनाना चाहते हैं, तो आप हमें क्या कर लीजिए कि दीर्घकालीन ऋण दे दीजिए। क्योंकि एक फसल से तो हम आपका ऋण वापस नहीं कर पाएंगे, तो ऐसी स्थिति में धीरे धीरे करके हम क्या कर देंगे, आपका ऋण वापस कर देंगे। तो दोस्तों, अल्पकालीन ऋण का मतलब क्या होता है? अल्पकालीन ऋण के अंतर्गत, अल्पकालीन ऋण का मतलब ऐसा ऋण जो 0 से लेकर के 10 महीने के बीच के लिए लिया जाता है, जिसमें किसान बैंक के पास जाता है और बैंक से कहता है कि आप हमको थोड़ा सा ऋण दे दीजिए, क्योंकि हमको अच्छा बीज चाहिए, हमको अच्छा सिंचाई सुविधा चाहिए, हमको कीटनाशक का प्रयोग करना है, और जैसे ही हमारी फसल कट जाएगी वैसे ही हम क्या करेंगे, आपका पैसा वापस कर देंगे। फिर मध्यकालिक ऋण में वो बैंक के पास जाता है तो कहता है कि ऐसा है कि हमको ट्रैक्टर खरीदना है, हमको पंपिंग सेट खरीदना है, 5 साल या उससे ज़्यादा के लिए ऋण दे दीजिए, क्योंकि हम पंपिंग सेट या ट्रैक्टर खरीदेंगे, हम पंपिंग सेट या ट्रैक्टर खरीदेंगे तो एक दिन में तो आपका ऋण चुका नहीं पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में आप हमें मध्यकालीन ऋण दे दीजिए, ताकि हम धीरे धीरे करके आपका ऋण चुका देंगे। और जब भूमि और दीर्घकालीन साख का मतलब ये होता है, जो भूमि विकास बैंक देती है, इसका मतलब ये होता है कि आपको भूमि खरीदना है, भूमि खरीदना है। तो आप क्या कहेंगे कि बैंक से कहेंगे कि देखिए हमको 20 साल से ज़्यादा के लिए ऋण दीजिए, तो हम धीरे धीरे पैसा लौटा देंगे। अगला कि निम्नलिखित संस्थाओं में उद्योगों से संबंधित शीर्षस्थ संस्था कौन सी है? बताइए। औद्योगिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा ऋण देने वाली संस्था कौन सी है? ऑप्शन नंबर, सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिए, सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। और लर्निंग प्रोसेस स्लो होती है, एक दिन में पूरी दुनिया नहीं पढ़ लेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे तभी होगा।
धीरे धीरे पढ़ेंगे तभी होगा, है ना। तो ये किसकी बात कर रहा है कि निम्नलिखित संस्थाओं में से उद्योगों से संबंधित शीर्षस्थ संस्था है, तो ये है IDBI, ठीक है, IDBI अर्थात भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना होती है 1964 में, इसकी स्थापना होती है। और ये क्या करती है कि बड़ी और मझौली, मतलब बड़े उद्योगों को और मध्यम उद्योगों को, दोनों प्रकार के उद्योगों को ये वित्तीय सहायता प्रोवाइड करता है, अर्थात ऋण देता है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, नाबार्ड की मुख्य भूमिका है। नाबार्ड की मुख्य भूमिका क्या है? जो लोग लाइक शेयर नहीं कर रहे हैं ना, सिलेक्शन ऐसी जगह मिल जाएगा जहां पे क्या करना पड़ेगा हमारे कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, जब उनका सिलेक्शन हो जाता है तो बाद में फ़ोन करके कहते हैं कि सर जी सिलेक्शन ऐसा जगह मिल गया है जहाँ पे कीचड़ से होकर के जाना पड़ता है, बहुत सारी समस्या क्रिएट होती है वहाँ पे जाने की। चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें या बिहार की बात करें, झारखंड की बात करें, उत्तराखंड की, कई सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर जी सिलेक्शन तो हो गया लेकिन ज़िंदगी अब वही कीचड़ में चल रही है। तो ठीक है, थोड़ा धैर्य बनाए रखिए, हो सकता है सरकार क्या कर दे, सड़क की व्यवस्था कर दे। ठीक, तो नौकरी के बाद एक समस्या ये भी होती है, पता चले आप स्कूटी लेके जा रहे हैं, कीचड़ में ही रुक गए चलिए क्या उत्तर होगा? उसके बाद उसमें 10 होंगे जो आपकी वीडियो बनाने लगेंगे, उनको सोशल मीडिया पर डालना होगा कि ये देखिए सरकारी अध्यापक, सरकारी अध्यापिका कीचड़ में फंस गए। उसके बाद तो उसमें हंसते रहेंगे, फिर आप वायरल हो जाएंगे। चलिए क्या क्या उत्तर आ रहा है कि नाबार्ड की भूमिका है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। ग्रामीण साख संचालन, तो ग्रामीण क्षेत्र में दोस्तों जैसे शिल्प हो गया, जैसे कृषि हो गया, लघु एवं कुटीर उद्योग में जो ऋण होते हैं, इसमें इन क्षेत्रों को ऋण प्रोवाइड करने वाली जो सर्वोच्च संस्था है वो कौन सी है? नाबार्ड है। नाबार्ड की स्थापना कब हुई? 1982 में हुई। किस समिति की अनुशंसा के आधार पर हुई थी? तो शिवरामन समिति की अनुशंसा के आधार पर हुआ था। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला, कि देश में स्थापित प्रथम दीर्घकालीन औद्योगिक ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? अभी कुछ देर पहले बताया था मैंने, कुछ देर पहले बताया था कि नहीं बताया था? बताया था ना, IFCI, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम। कब हुई थी स्थापना इसकी? ये 1948 में इसकी स्थापना हुई थी सर, 1948 में। कब हुई थी स्थापना? 1948 में। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि उद्योगों को दीर्घकालीन ऋण प्रोवाइड किया जाए। दीर्घकालीन ऋण का मतलब क्या होता है कि 20 वर्ष से ज्यादा के लिए ऋण देना। ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। अगला, कि सहकारी क्षेत्र का बैंक है, इसमें से किस बैंक को आप सहकारी क्षेत्र का बैंक कहेंगे? ठीक है, तो भारत में अगर जो सहकारी बैंक की बात करें तो सहकारी बैंकों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सा? ग्रामीण स्तर पर प्राथमिक कृषि संबंधी सहकारी संस्थाएं उपलब्ध हैं, जिला स्तर पर केंद्रीय सहकारी बैंक उपलब्ध हैं, और राज्य स्तर पे राज्य सहकारी बैंक स्थित है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या कहेंगे? भूमि विकास बैंक। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली ठीक हो जाएगा।
कहीं भी जाइएगा नहीं, कमेंट करके बताइए कितने प्रतिशत प्रश्न आपके सही हुए। और दोस्तों, आप लोगों की इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे हो रही है, जहाँ पे इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच चला जा रहा है और इकोनॉमिक्स के सभी बैचेज उपलब्ध हैं। उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी का अलग बैच है, बिहार टीजीटी पीजीटी का अलग बैच है, यूजीसी नेट का अलग बैच है, झारखंड टीजीटी पीजीटी का अलग बैच है, मध्य प्रदेश में सेट और टेट के लिए अलग बैच है, उत्तराखंड में लेक्चरर के लिए और एलटी के लिए अलग बैच है। उसके बाद आपको उत्तर प्रदेश में एलटी ग्रेड के लिए, जीआईसी के लिए, जीआईसी लेक्चरर के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अलग अलग बैच देखने को मिलेंगे। मतलब सभी बैचेज आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे और इसके अतिरिक्त और भी आपको इकोनॉमिक्स के बैच देखने को मिल जाएंगे। और सभी बैचेज में आपको आपके सिलेबस के अनुसार एक रणनीति के तहत इकोनॉमिक्स का एक रणनीति के तहत इकोनॉमिक्स के उन सभी कंटेंट को दिया जा रहा है, जिसे अगर जो आप ठीक तरीके से जिस क्रम से आपको बताया जा रहा है, इस क्रम से इसे अगर जो फॉलो करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको कहीं भी इधर उधर से कुछ भी करेक्ट करने की जरूरत नहीं होने वाली है। तो दोस्तों, लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे आपको आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स के सभी कॉन्सेप्ट सिंपल सटीक साधारण भाषा में पढ़ाए जा रहे हैं। इसकी लाइव क्लास होती है। इनकेस लाइव क्लास में आप नहीं जुड़ पाते हैं तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाएगा। साथ ही साथ कंप्लीट इकोनॉमिक्स के नोट्स भी आपको दिए जा रहे हैं, ताकि आप एक तरफ कॉन्सेप्ट को पढ़िए और दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से अपना रिवीजन करते रहिए। आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, टेस्ट सीरीज दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप टेस्ट सीरीज देते हैं तो ये बात समझ पाते हैं कि आखिरकार किस लेवल की आपकी तैयारी हो रही है, प्रश्न गलत कहाँ पे हो रहे हैं, जहाँ पे गलत हो रहे हैं उसको सुधारिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए। नहीं तो फिर वही बात हो जाएगी कि एग्जामिनेशन हॉल में आप जाते हैं, उसके बाद आकर के कहते हैं कि सर क्वेश्चन तो बड़े आसान थे लेकिन फिर भी प्रश्न हमारा ठीक हो नहीं पाया। तो आप टेस्ट सीरीज निश्चित तौर पे देके जाइए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दिए जा रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली शिक्षक भर्ती में बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 50% से ऊपर तो देखने को मिल ही जाते हैं और करंट की भी क्लासेस आपको करवाई जा रही है। मतलब सब कुछ कवर कराना हमारी जिम्मेदारी है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपको लाइफ टाइम की वैलिडिटी दी जा रही है। अगर जो आप इसको ठीक तरीके से फॉलो कर रहे हैं सारे कंटेंट को, तो निश्चित तौर पे आपको इधर उधर से कुछ भी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। कोर्स की वैलिडिटी लाइफ टाइम है। इट मीन्स एक बार कोर्स को परचेज करते हैं तो वर्तमान परीक्षा में तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ ही साथ इन फ्यूचर में जब भी कोई नई वैकेंसी आएगी और उसके लिए जब भी कोई नया बैच प्रारंभ होगा, आपको ऑटोमेटिक ऐड कर दिया जाएगा बैच में। नए वाले बैच में आपको अलग से फीस पेमेंट करने की जरूरत नहीं होगी। एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपये। तो सिंपली एडमिशन लेने के लिए गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से आपको अपनी फीस इस नंबर पे सबमिट करनी होगी और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। किसी भी प्रकार की इंक्वायरी के लिए इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट भी कोर्स को परचेज कर सकते हैं। लेकिन कोर्स को परचेज करने के बाद मुझे कॉल जरूर कर लीजिएगा, जो नंबर आ रहा है सामने। सो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। अगर जो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलते हैं हम लोग कल एप्लीकेशन पे, फिर कल शाम को मिलते हैं यूट्यूब पे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।